चले तो अब ग्लोबल मार्केट्स के बाद अब डोमेस्टिक मार्केट्स पर बात करते हैं। एक अच्छी खासी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेशन कल भी दिखा। आपने रेजिस्टेंस के ऊपर में ब्रेकआउट किया, अब तो ऊपर की बातें की जा रही है। 18,250 के बाद 18,400 की बात करिए। सारे सेक्टर से अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। बैंक्स में हेवी वेट्स लाइक एचडीएफसी किस तरह से रिएक्ट करता है देखना होगा, लेकिन उस न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है। लेकिन अजय, क्या एक बार के लिए यहाँ से भी लॉन्ग के मौके होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो फैक्ट है कि 18, 100, 150, 200 के आसपास जो रेजिस्टेंस है कल वो क्रॉस हो गया है, तो क्लियरली मोमेंटम में है बाजार। लेकिन अगर हम बाजार के कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस, ये तीन सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन एक्शन यहाँ तक नहीं है। आपको हैरान होगी वो जान के कि इन्फोसिस भी अपने रिजल्ट लो से 80 रुपए भाग चुका है। तो पॉइंट ये है कि जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी चल रहा है, बैंक्स चल रहे हैं और बाकी की चीजें भी आपको बड़े स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। तो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। इस मोमेंटम का कारण सीधा है, अगर वो ग्रिड ला सकें, एफआईआई की ग्रिड, एफआईआई बाइंग बहुत मजबूत है। ऑलमोस्ट मंथ टिल डेट, ईयर टिल डेट, अगर हम वीक टिल डेट भी देखें, 7, 8, 10 दिन से लगातार एफआईआई की बाइंग चल रही है। तो जहां जहां ये देखिए, मतलब 26 अप्रैल से आपको लगातार एफआईआई की बाइंग, ये लौटते हुए जो एफआईआई हैं ये अपने साथ खुशियां लेके आए हुए हैं, तो इसलिए आपको जबरदस्त मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि डिब्बी से हम इसमें बात भी करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा शॉर्ट कवरिंग का भी है। जो लोग शॉर्ट बैठे हुए थे और सोच रहे थे, जैसे कल सुशील केडिया आके कह रहे थे कि भाई वापस से हम 16,000 की तरफ जा सकते हैं, तो लोगों ने बढ़ते हुए मार्केट में पोजीशन बनाई है, वो कवर करते हुए आए, तो आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। 18,200 छोड़िए, 18,300 की तरफ नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ बाजार में नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कल एचडीएफसी लिमिटेड, जो देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, धमाकेदार नंबर और कमेंट्री उससे भी अच्छा। हालांकि मैं उसके बारे में और बात करूंगा कि ये जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर की बात है, जो हेडलाइन में मैं आपको बताई कि वहां पे उम्मीद से थोड़ी कम फ्लोज आएंगे, उस पर असर आ सकता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी अब 43,500 से 43,800 की रेंज में चला गया। डायरेक्टर साहब, अगर बैंक निफ्टी की नजर हम बनाएं, अगर आप देखें बैंक निफ्टी का चार्ट, तो 43,500 जो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस टाइप का था, वो ब्रेक किया हमने। अब हम देख रहे हैं 43,800 की तरफ। इनफैक्ट 43,400, 500 का जो जोन है, अब वो सपोर्ट जोन की तरह बन जाएगा बैंक निफ्टी में। अभी रिजल्ट्स खत्म नहीं हुए। जब अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कल हीरो का धमाकेदार रिजल्ट, मैंने आपको बताया था कि हीरो की कमेंट्री रिजल्ट पर नजर रखिए, हुआ अच्छा रिजल्ट आया, वहां से भी आपको मदद मिलेगी। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अभी तक ठीक ठाक आए, तो अच्छे रिजल्ट्स, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और एफआईआई फ्लोज का वापस आना। हालांकि अगर आप इसमें देखें, ब्रॉडर मार्केट से देखिए, तो 6 दिन से लगातार मिड कैप्स चल रहे हैं। कल हमने देखा कि मिड कैप स्टॉक्स में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, हाउसिंग फाइनेंस, ये वगैरह चल रहे थे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो फ्लोज अगर वापस आ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो खबर आपके फ्लैशेस पे चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी को इससे थोड़ा सा झटका पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर एडिशनल फ्लोज आने की उम्मीद थी। तो जो बाजार ने अनुमान लगाया था कि इतने फ्लोज आएंगे, सपोज करिए 100 रुपए आएंगे एक्स्ट्रा एफआईआई की बाइंग, क्योंकि अब विंडो खुल गई। अब एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 100 की जगह 50 आएंगे, आधा आएंगे। तो जो जितनी उम्मीद थी कि एफआईआई फ्लोज खरीदेंगे इसको, वो थोड़ा कम हो गई, क्योंकि नया एडजस्टिंग फैक्टर आया है। एमएससीआई ने अपने क्लाइंट्स को बताया है और वहां से कुछ बड़ी ब्रोकरेजेस ने उसके ऊपर नोट्स निकाले। तो इसके ऊपर थोड़ा नजर रखिएगा, थोड़ा दबाव आ सकता है। और स्टॉक भी चला हुआ है, 1350 वाला 6-7 महीने में 730 के आसपास, 1730 के आसपास पहुंच गया है, अच्छे नंबर्स और फ्लोज की उम्मीद में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताना जरूरी था। लेकिन अभी हम चलते हैं डिम्पी के पास, जो एफआईआई पोजीशनिंग बताएंगे। एफआईआई भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और हमारे जो डीआईएस हैं वो तो खैर बल्ले बल्ले कर ही रहे, क्योंकि वो तब ले रहे थे 16,800 पे। इस समय एफआईआई लॉन्ग पोजीशन कहां पहुंची है? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग। आप करीब 48% के आसपास के समय लॉन्ग पोजीशंस हैं, और मैं आपको कई बार ये पहले टिप्स करवाऊँ कि एफआईआई के आने के बाद से बाजार का जो रुख है वो पूरी तरह से बदला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में मार्केट्स आ गया है, और एक करीब अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे ना, वो 5 टाइम्स हुई है। वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा ये 5 टाइम्स कैसे हो सकती है, क्योंकि वो लो पे चले गए थे करीब 10% की होल्डिंग्स के आसपास। वो 51% का परसों उन्होंने लगाया था हाई। तो एथिकली देखा जाए तो 10 से 55 टाइम्स होती है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5 गुना
एफआईज मार्केट में आ गए हैं उस जगह से जिस जगह वो सिर्फ खड़े हुए थे 1% के आसपास में, यानी 10% पे थे। अब आता है मैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक एक करके मैं रखूंगा। पहले निफ्टी के लेवल्स पे आएंगे। निफ्टी ने कल अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ध्यान देने वाली बात है, जब से सीरीज शुरू हुई है तब से निफ्टी ने 18,000 के ऊपर काम करना शुरू किया, बैंक निफ्टी ने 43,000 के ऊपर काम करना शुरू किया और फाइनली चौथे दिन यानी कि 4th डे ऑफ दिस सीरीज उसमें उन्होंने 18,200 के रेजिस्टेंस को पार कर दिया, 43,500 के रेजिस्टेंस को पार कर दिया। तो मार्केट में जो फोर्स है वो बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी है, ना केवल शॉर्ट कवरिंग है बल्कि इस लेवल पर भी आके फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यानी कि ताज़ा खरीदारी हो रही है मार्केट्स के अंदर। और हैरानी की बात यह है कि अब रिटेल भी एफआईज के साथ साथ में कल लास्ट सेशन में उन दोनों ने खरीदा है। मतलब ऐसा रेयर होता है कि एफआईज भी खरीद रहा है और रिटेल भी खरीद रहा है, एक ही जैसी सोच रख रहा है, लेकिन कल ऐसा ही हुआ कि कल रिटेल और एफआईज दोनों मार्केट के अंदर फ्यूचर्स खरीदने में कामयाब हुआ और उन्हें फ्यूचर्स खरीदने के बाद ब्रेकआउट करवाया 18,200 43,500 का। आते हैं निफ्टी के प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स पे। 60 पॉइंट का निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है, बट गौर करने वाली बात है कि बैंक निफ्टी अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। ये बैंक निफ्टी जब जब डिस्काउंट पे चलेगा ना तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव देने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि मार्केट को हवा ही नहीं है और कुछ एक जिसे कह सकते हैं बंडल ऑफ एनालिस्ट या बंडल ऑफ जो सौदे पंच हो रहे हैं उससे ब्रेकआउट हो रहा है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के अंदर कुछ खास बड़ा चेंज नहीं हो रहा। आप एडिशन कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ही लोग बाजार के अंदर लेवल्स को तोड़ के बाजार को आगे लेके गए हैं और एक कल काबिल तारीफ था मार्केट की कल, क्योंकि कल ये लग रहा था कि थोड़ा फटीक है बाजार के अंदर। आ जाते हैं आगे पुट कॉल रेशियो वगैरह पे। अगर आप पीसीआर चेक कर रहे हैं तो मार्केट का पीसीआर 1 के ऊपर बना हुआ है। ये बुल्स ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब आपके पास जो लेवल्स थे पहले 1843 वाले वो एक नॉच और ऊपर आ चुके हैं 18,200। अब आपका नया सपोर्ट एरिया है 43,500, आपका वेरी इमीडिएट एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। आते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। देखिए विक्स पे ना सबकी नज़र है। इस पूरी प्रोसेस में अगर कोई कल्प्रिट साबित होगा तो विक्स होगा, बट अभी नहीं है। वो इसलिए अभी नहीं है क्योंकि अपने लोस को नए लोस पे नहीं जा रहा है। एथिकली तो जब बाजार चलता है तो फियर और कम होना चाहिए, लेकिन फियर कम नहीं हो रहा। वो 11 के आसपास आके रुका हुआ है, 11 साढ़े 11 के आसपास। अभी तक तो सारी अच्छी खबरें मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन कोई भी बुरी खबर अगर आएगी तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, ये हमको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। बस मैं आपको सिर्फ ये नोटिस करवा रहा हूँ, डराने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। दूसरा आते हैं एफआईज के नंबर्स पे। कल अगर आप नंबर्स को गौर से देखेंगे कोई भी नंबर आपको 1000 करोड़ से ऊपर का नहीं दिखेगा। यानी कि जिस दिन हमने अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया है उसके बाद अगर आप एफआईज का नंबर चेक कर रहे हैं तो आपके 1000 करोड़ से ऊपर का नंबर नहीं है। तो इसलिए आज थोड़ा साइडवेज या फिर 1-2 दिन में थोड़ा साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद बैक टू बैक फोर्स की थोड़ी कमी दिखती है। वो हमको यहाँ पे थोड़ा एफआईज के नंबर में दिख रही है। ऑलरेडी मैं रिटेल और एफआईज के बारे में आपको बता चुका हूँ, दोनों ने कल फ्यूचर्स खरीदे हैं। ऑप्शंस का डाटा हमने खंगाला तो नया हमको डाटा मिला तो उसमें 18,200 की कॉल्स में खरीदारी हुई है और 43,500 की बैंक निफ्टी की कॉल में खरीदारी हुई है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस कराऊंगा, क्योंकि बैक टू बैक 8 दिनों में 8 सेशन में 7 टाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लाल निशान में रहे हैं, इसलिए थोड़े प्रीमियम्स हाई हो गए हैं। तो हाई प्रीमियम्स है, अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होगा तो प्रीमियम ईटिंग होगी मार्केट के अंदर। इसलिए ऑप्शंस वाले खासकर कॉल्स वालों को थोड़ा सावधान होना चाहिए। वो बाजार यहीं खड़ा रहेगा क्योंकि उनके प्रीमियम्स को खाए जा सकते हैं, इसलिए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। दूसरा आता है एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग पे 47% 48% जैसे मैंने आपको बताया, और रिटेल करीब 49% है। 2 शेयर एफ&ओ बैन में है। फर्स्ट है मन्नापुरम फाइनेंस और दूसरा है जीएनएफसी। आज एक नया शेयर बैन में आ गया जिसका नाम है जीएनएफसी। चलिए, ये है एफएनओ की पोजीशनिंग और 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ से जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ट्रेंड जो है वो लगातार बाजार का पॉजिटिव बन रहा है। इंडिया विक्स कल भी हम आपको बता रहे थे लगातार गिरावट जो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव है, करीब 11-12 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ। रेंज अगर आप देखें, ट्रेडिंग पैटर्न की अगर बात करें, ट्रेंड अगर देखें, अब भी ताजा खरीदारी के एफआईज की लगातार बाइंग जो है वो बाजार को काफी सपोर्ट कर रही है। आइए 4 बड़े ट्रिगर्स आज के लिए क्या है वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। 4 बड़े ट्रिगर्स में विदेशी बाजार को हमने टच बेस किया। हम देख रहे हैं कमजोरी है, लेकिन विदेशी बाजार की कमजोरी का कोई असर भारतीय बाजार पर इस वक्त आप नहीं देख रहे हैं। कमोडिटी पैक में से सोने चांदी की चाल लगातार हम चमक देख रहे हैं वहां पर, और 2 दिन की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में भी एक रिकवरी की कोशिश जरूर है। अब ये कोशिश कितनी आगे बढ़ती है इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद जो तमाम कंपनियों के नंबर्स आए, काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। हीरो मोटोकॉर्प के सीएच पर लगातार
लगातार हम बातचीत कर रहे हैं ऑटो एंसिलरी की चाल पर लगातार हमारी नजर है और साथ ही टाटा पावर के भी अच्छे नतीजे नंबर्स को और साथ ही इन पर टेक्निकल ट्रेड्स को भी विस्तार से आगे हम डिस्कस करेंगे। और आज ब्रिटानिया, मैरिको, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये सारी की सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो नंबर से ठीक पहले इन स्टॉक्स में किस तरह का रिएक्शन है, या कॉशियसनेस है या मजबूती है, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर सौरभ और संतोष दोनों जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सौरभ, संतोष, शुरुआत सौरभ आज आपसे करते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, पूरे हफ्ते की चाल को अगर देखें, बाजार ने वन साइड अप मूव दिखाया। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हमने कमजोरी देखी और वॉलेटिलिटी वीकली एक्सपायरी के चलते नजर आई, लेकिन बाजार की अपसाइड जो है वो रियली पॉजिटिव, या कह सकते हैं पॉजिटिव बायस में ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे सेशन शुरुआत कैसे करेंगे? अब तो रेंज भी ऊपर चली गई, 200 के पार की बात हो रही है, 250 300 के लेवल्स। गुड मॉर्निंग मानसी एंड एवरीवन। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस पे आउटलुक पॉजिटिव निकल के आ रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो हम काफी डीकपल्ड है ग्लोबल मार्केट से। जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है, आई वुड बी सरप्राइज अगर ये महीने में हम फ्रेश ऑल टाइम हाई भी देख लें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, बिकॉज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 18,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 18,400 से 18,500 की तेजी 1 से 2 हफ्तों में देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है, जो 43,000 के यहाँ पे मार्केट काफी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो आई थिंक 40,000 का लेवल होल्ड होगा। कल भी मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई, एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। और आप देखोगे कभी कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहती है, जो 10 मूविंग एवरेज और डेली चार्ट अच्छे से होल्ड करता है। हमारे मार्केट्स दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी 10 मूविंग एवरेज को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड काफी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो बैंक निफ्टी भी मेरा आउटलुक पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 43,300 का मेंटेन करना है। और ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 44,200 तक की तेजी, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, वहां तक तेजी निफ्टी बैंक में भी देखी जा सकती है। सौरभ, मैं वापस आता हूं। संतोष, सौरभ, आप दोनों के पास। निकुंज हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं और उनसे हम बाजार की चर्चा आगे लेके चलेंगे। निकुंज, कहा हम 18,200 की बात कर रहे थे, हम 18,300 पे आ गए। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि जिन्होंने हमारी कमेंट्री सुन के, सुदेश पे आपकी कमेंट्री सुन के 16,800 के पास, 17,200 के पास खरीदारी की, वो ठीक ठाक मुनाफे पे डिपेंड करता है क्या लिया। थोड़ा बुक करने का टाइम है या होल्ड करना चाहिए? अजय, कल भी हमने यही बोला था, मैं आज भी वही बोलूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसलिए शुरू हुई है बिकॉज फोमो कौन फील कर रहा है इस मार्केट में? गेस करिए कौन फोमो फील कर रहा है? जो नहीं ले पाए थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्होंने इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब आप देखिए कैसे वो दुम दबा करके वापस आ रहे हैं। ये मार्केट है जी, एक पैटर्न फॉलो करता है। ये हमें समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। मार्केट के अंदर लोगों ने 16,500, 16,800 में एक प्रकार का एक व्यू बना लिया था कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के जितना बड़ा होगा, क्रूड ऊपर चला जाएगा, युद्ध चलता ही रहेगा, क्रूड परमानेंटली $130 के ऊपर रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। हकीकत एकदम अलग है। हकीकत यह है कि इस क्राइसिस में हम एज अ कंट्री स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुए हैं, एज एन इकॉनमी हम बेटर हुए हैं, एज अर्निंग्स हमारी अर्निंग्स बेटर हो रही हैं, और मैक्रो जो है हमारे फेवर में है इस समय। तो मार्केट में हमेशा मैं बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म में होता है सेंटिमेंट जो घूम गया है, मीडियम टर्म में होती है लिक्विडिटी जो हमें सपोर्ट कर रही है, और लॉन्ग टर्म में होती है अर्निंग्स, जहां पर मेरा मानना था वैल्यूएशंस कंसर्न थे, मगर वो कंसर्न्स अब खत्म हो चुके हैं। आप उस फेज में हैं जहां पर मुझे लगता है कि अब जो लास्ट लेग होता है, जिसके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ा यूफोरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मार्केट थोड़ा ओवरशूट करेगा, अब आप उस लास्ट लेग में हैं। संभल के रहिए, एक्साइटमेंट भी रहेगा, मगर अब संभल कर रहने का समय आ चुका है। अब देखिए रेलवे स्टॉक्स में क्या हो रहा है। RVNL एक महीने के अंदर शायद 80 रुपए से 140, 135 रुपए हो गया। तो आपको थोड़ा केयरफुल जरूर रहना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी इस समय अचानक पीक आउट करेगा। ऑलराइट, तो निकुंज, आपने जैसे अभी रेलवे स्टॉक्स का एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात की, लेकिन सारे रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह के एवरेज वॉल्यूम, 5-day एवरेज वॉल्यूम दिख रहे हैं, जो उनके प्राइस वॉल्यूम दिख रहे हैं, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? मार्जिन इंप्रूवमेंट तो एक बड़ा ट्रिगर है, और उसके यहाँ से किन बड़ी वजह से अब भी चलते रहेंगे? प्रियंका, रेलवे सेक्टर के अंदर जिस प्रकार का सरकार का केपेक्स आ रहा है, मल्टी ईयर ट्रेंड रहेगा। मगर जो रेलवे केपेक्स होता है, यह एक धीमा केपेक्स होता है। रेलवे केपेक्स
में कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं, कंपनीज ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, फिर प्रॉफिट, फिर उनके कैश फ्लोज आते हैं और फिर पीएनएल में आता है वो। तो रेलवे का जो केपेक्स रहेगा इंडिविजुअल कंपनीज में वो एक लॉन्ग प्रोजेक्ट केपेक्स होता है जिसके अंदर 2 से 3 साल आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में लगता है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट अभी इस बात को मान चुका है कि रेलवे केपेक्स एक बहुत बड़ा केपेक्स आने वाले साल में सरकार का रहेगा। अगर आप डेटा देखें तो एक बात तो पक्की जाहिर है कि रेलवे केपेक्स विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट केपेक्स विच द गवर्नमेंट विल बी डू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज रेलवे एज अ सेक्टर कैन अब्सॉर्ब दैट केपेक्स। और रेट ऑफ इंप्रूवमेंट जो हम पहले बात कर रहे थे वह मार्केट जो शायद हम 3-4 महीने पहले बात कर रहे थे कि रेलवे केपेक्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए, वो शायद अब हकीकत हो गया है। मगर अब मार्केट को लगता है कि क्योंकि रेलवे केपेक्स हमको मार्केट एक्साइटेड हो चुके हैं, तो क्या ये अचानक ही रातों रात बड़े हो जाएंगे? ट्री नेवर गोज टू स्काईज ओवरनाइट। तो मुझे लगता है वहाँ पे मार्केट थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो चुका है। ये स्टॉक्स हैं, यह 2 से 3 साल में नंबर्स आएंगे, मगर 2 से 3 साल लगेंगे। निकुंज, आउट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स एक और प्लेस, एक और थीम है कमोडिटीज। इस पर आपका क्या आउटलुक है? क्योंकि कच्चे तेल की चाल में तो करेक्शन हम देख रहे हैं और वहाँ वॉलिटिलिटी है, लेकिन सोने चांदी में कमोडिटी मार्केट में सेफ हेवन, सोने ने तो नया शिखर हासिल किया है। जो मुझे इस साल सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर लगा है वही लगा है बिटकॉइन ऊपर क्यों गया है और बिटकॉइन और सोना एक साथ ऊपर क्यों गया। आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास लास्ट वीक आई चेक वाज बिटकॉइन। 80-85% ऊपर जा चुका है। मगर देखिए साहब, बिटकॉइन 80% ऊपर है, कौन बात कर रहा है? जब बिटकॉइन पिछली बार गया था तो जिसे कहते हैं ना कि एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट एंड इवन द पान वाला वाज एक्साइटेड अबाउट बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन के अंदर 80% का उछाल हुआ है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट ऑन एयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन आवर फ्रेंड सर्कल। नोबडी हैज एनीथिंग टू शेयर अबाउट अ बिटकॉइन एक्सपीरियंस। शायद इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ने डरावनी तस्वीर एक बार दिखाई। वही हुआ है मार्केट के अंदर कि बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि कहते हैं कि एक बार आपको जो मार पड़ी, इतनी जबरदस्त मार पड़ी है कि अब दोबारा आप नहीं जाने वाले हैं। दूध के जरा मुझे भी लग रहा था कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं शायद डायलॉग। आप ये सोच रहे नहीं ढूंढ रहा था, पर अप्लाई नहीं होता मेरे हिसाब से। देखिए अप्लाई नहीं होता बिकॉज बिटकॉइन में मेरे हिसाब से अभी भी नहीं आना चाहिए। मेरे को बिटकॉइन की समझ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर बिटकॉइन करेंसी का सब्स्टिट्यूट है तो कोई करेंसी एक साल में 80% ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। करेंसी का एक रीजन होता है, वो करेंसी होती है। तो मैं बिटकॉइन में वही बोलूंगा जो राकेश भैया मुझे बताते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया आपकी निष्ठा, उनकी जो बेटी है वह 18 साल से बड़ी हो गई है, तो मैंने बोला उसकी शादी में अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप बिटकॉइन देंगे या गोल्ड कॉइन देंगे? तो बोला गोल्ड कॉइन दूंगा, उसके ऊपर एक पर्ची लगा करके दूंगा, गोल्ड ब्रिक दूंगा, उसमें पर्ची लगा के दूंगा, बिटकॉइन कभी मत खरीदना। तो मेरा यही मानना है कि पर एक काम, अगर आप ट्रेड की बात करें, कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और आज भी उस पर दोबारा चलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प वर्सेस टीवीएस। और जो मैं नतीजे देख रहा था, मेरे हाथ में एक टीवीएस की रिपोर्ट है सीएलएसए की। वह कहते हैं वैल्यूएशन सरप्राइज नहीं है, कंपनी सब्सिडीज में इन्वेस्ट कर रही है, इस समय टीवीएस मोटर बेचने का समय आ चुका है। कल हम यही बात कर रहे थे। दूसरी रिपोर्ट मेरे पास मक्वेरी की, हीरो मोटोकॉर्प की, मार्जिन सरप्राइज हैज लेट द बीट, इट इज टाइम टू रिविजिट हीरो मोटोकॉर्प। डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट दिखाएं। हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे है, टीवीएस मोटर 85% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प का जो पी मल्टीपल है वह FY25 में मिड टीन्स में है और टीवीएस मोटर का 50 के ऊपर है। टीवीएस मोटर टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, टीवीएस मोटर कंज्यूमर कंपनी नहीं है। किसी भी ऑटो कंपनी के अंदर 50 का पी मल्टीपल मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करेगा। तो आई थिंक इट इज टाइम टू स्विच। सो बेसिकली पेयर ट्रेड बता रहे हैं आप, लॉन्ग हीरो मोटो ऑन शॉर्ट वहां से निकल रही, क्योंकि लास्ट ईयर मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी टीवीएस मोटर में प्ले आउट हुई और स्टॉक बहुत अच्छा खासा चल गया। ईवी को लेकर के मार्केट काफी, मार्केट्स हैव दिस सीक्रेट रोमांस विद ईवी। बिल्कुल। तो वह टीवीएस मोटर में कैप्चर हुआ था, मगर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में अभी 2 से 3 साल का जेस्टेशन पीरियड है। तो जो अर्निंग्स आएंगी वो FY26 और 27 में आएंगी और मार्केट ने पहले ही उनको प्राइस इन कर लिया। रेलवेज में वही हुआ है कि पहले किसी को बिलीव नहीं था, अब सबको लगता है यहाँ गलत कुछ नहीं होगा। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, अर्निंग्स आने में 2-3 साल है। मतलब राजधानी छूटी है, पहुंच जाएगी दिल्ली, मगर राजधानी को दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। तो पहले तो कोई मानता नहीं था राजधानी है। जब राजधानी में लगता है तो राजधानी पहुंचने में समय लगता है। राजधानी इज नॉट चर्च गेट स्टेशन की ट्रेन कि वो 1.5 घंटे में आप निकलेंगे तो
ये दिल्ली जाने की बात हो रही है। बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें एक और फिगर है, हीरो मोटो में जो स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं वो नए सीईओ बन गए हैं, और उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ही अपनी कमेंट्री में, हम यही डिस्कस कर रहे थे दोपहर में, कैटेगोरिकली बोला नए लॉन्चेस और मार्केट शेयर गेन। कल शाम को भी वही है, 2200 वाला ऑलरेडी 2600 हो गया। और जैसे कि निकुंज ने बताया कि हीरो मोटो बाकी दोनों के कंपैरिजन एकदम लैगार्ड है। हीरो मोटर कॉप पे ध्यान रखिए और टाटा मोटर पे ध्यान रखिए, ये दोनों लैगार्ड जो है। लास्ट ईयर हमने बोला था महिंद्रा पे ध्यान रखिए, तो इस साल मुझे लगता है हीरो मोटर कॉप पे ध्यान रखिए। 2 साल पहले हम टीवीएस की बात करते हैं। आपको समझना पड़ता है, अंग्रेजी में हम बोलते हैं नॉट वेयर द पक हैज मूव्ड, करेक्ट, बट वेयर द पक विल मूव। दोबारा बोलता हूँ, इसको हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझाना तो अगर मैं ट्राई करता हूँ। आपको नजर रखनी चाहिए कि बॉल कहाँ पहुंची नहीं है पर कहाँ पहुंचने वाली है। अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बॉल कहाँ जाने वाली है, आपको वहां पे खड़ा होना चाहिए, आप तभी अच्छे डिफेंडर बनेंगे। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही टाटा मोटर्स। सही बोला ना जी? हाँ। बिल्कुल। देखिए, यॉर्कर खेलने वाले बैट्समैन वही होते हैं जो पैर के पास आगे गिरती है यॉर्कर, उसके बाद भी छक्का मार लेते हैं, राइट? तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉल कहाँ गिरने वाली है रादर देन गिर चुकी है। क्या हुआ है, क्या डोंट फोकस टू मच ऑन क्या हुआ है, ये समझे क्या होने वाला है, अनुमान लगाना पड़ेगा इस बात का। ऑलराइट निकुंज, थैंक यू सो मच इस एनालिसिस के लिए। और 2 स्टॉक्स जिस पर आपको खास तौर पर ऑटो पैक में निकुंज की नजर होगी वो होगी हीरो और साथ ही टाटा मोटर्स। तो ये सारी डिस्कशन हमने की, लेकिन अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि आज स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या है। आज स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या है सौरभ सिसोदिया और संतोष मीना के, एक एक करके लेते हैं। संतोष आप बताएं, आज उससे पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी संतोष? क्या क्लियर ब्लू स्काई जोन दिख रहा है आपको भी कि लॉन्ग के ट्रेड्स ऊपर के होने चाहिए, 18,400 18,600, क्या आप भी ऐसे देख रहे हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमको वैसे मोमेंटम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो 18,180 से 18,230 का था वो हमने आसानी से क्रॉस किया। हालांकि उसमें एक लास्ट एक्सपायरी फैक्टर भी था, इस वजह से हमने क्रॉस किया, तो आज फॉलो अप बाइंग थोड़ा सा आना जरूरी है। लेकिन ये जो 18,200 का एरिया है ना, जनवरी 2022, अप्रैल 2022, देन सितंबर 2022 और इस साल फरवरी में हम इसी लेवल से 18,200 से अटके थे, लेकिन कल हमने उसको बड़ी आसानी से क्रॉस किया। तो मुझे लगता है ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 18,350, 18,440 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। नीचे आप 18,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कल अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,500 को क्रॉस किया है, तो ये लगता है कि अभी 44,000 से 44,150 के लेवल टेस्ट कर सकता है जो इसका पुराना हाई था। मेरे हिसाब से बाइंग के साथ ही बने रहना चाहिए, हालांकि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा। बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 43,460 का, जो रिसेंटली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 43,500। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज देखना होगा जो HDFC ट्विंस की जो न्यूज़ आई है उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो मॉर्निंग में ओपनिंग किस तरीके से होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम लगातार कह रहे हैं कि PSU स्पेस पे हमारी नज़र है, तो आज भी 2 स्टॉक्स PSU बास्केट से ही है। पहला स्टॉक NBCC है। इस स्टॉक की बात करें तो अभी इसने PSU रैली में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन एक अच्छे लॉन्ग टर्म डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसने कल रेजिस्टेंस दिया और कल आखिरी के 1 घंटे में इसमें एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 43 रुपये 50 पैसे का टारगेट रहेगा, 40 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक कल हमने देखा था जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी तेजी आई थी, जनरल इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि ये तेजी आज भी जारी रह सकती है। जनरली हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में भी जब तेजी आई थी तो वो 1-2 दिन की तेजी नहीं थी, लगातार हमको तेजी देखने को मिली थी। तो आज ये मूव एक्सटेंड हो सकता है और इस स्टॉक में जो पुराना स्विंग हाई था करीबन 140 के, वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और 140 रुपये का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक PNC इंफ्रा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में भी एक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है और अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये नॉर्मली FI फेवरेट स्टॉक भी है इंफ्रा स्पेस से और FIs की बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 325 रुपये का टारगेट रहेगा और 299 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। इंफ्रा स्पेस है संतोष के रेडार पर और इंश्योरेंस इनफैक्ट कल ही एक बड़ा मूव आ चुका है संतोष, और हमने तो एक एक्सक्लूसिव हमारी खबर भी हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता ने की थी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर। और कल हम देख रहे थे कि इंश्योरेंस से जुड़ी सारी की सारी कंपनियां, न्यू इंडिया इंश्योरेंस से लेकर सारी कंपनियों में अच्छा एक मजबूत अप मूव देखने को मिला और आज संतोष के भी रेडार पर। सौरभ से जानते हैं उनके खरीदारी के कॉल्स क्या हैं। सौरभ, खरीदारी के ही है राइट कॉल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर नजर है आपकी?
यस मैम, मैं फिनेंशियल्स पे काफी पॉजिटिव हूँ, तो दोनों स्टॉक्स उसी सेक्टर से रहेंगे। पहले एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक ने कल के सेशन में अपने प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक किया है, तो मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है। जो पुल बैक भी आए थे इस ट्रेंड में, काफी लो वॉल्यूम से थे। तो जनरली जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में दिखता है। तो मेरे को जो लग रहा है कि कल जो कैंडल बनी है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड कंटिन्यू होगी। तो एसबीआई में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक 575 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी, और शॉर्ट टर्म में 590 के लेवल्स आई थिंक दिखने चाहिए। तो एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा पहली पिक। दूसरी पिक एचडीएफसी के साथ जाना चाहूंगा। एचडीएफसी में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अगर बात करें तो 17 अप्रैल को हम देखेंगे एक रेड कैंडल बनी थी, स्ट्रॉन्ग, लाइक काफी बड़ी रेड कैंडल थी। कल के सेशन में उस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, हमने एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। जनरली जब भी ऐसा होता है, इसकी स्टॉक की ट्रेंड कंटिन्यू होती है ऑन द अपसाइड। तो इस स्टॉक के एचडीएफसी का जाना चाहूंगा। एक 2840 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। आई थिंक 2900 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक तेजी एचडीएफसी में नियर टर्म में देखी जा सकती है। रिजल्ट बहुत शानदार आया, कमेंट्री अच्छी है, और जो मोमेंटम उनका बन रहा है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी लिमिटेड जो एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस, इसकी तेजी के चक्कर में कल डे हाई बंद हुआ था, रिजल्ट अच्छा आया, बात अच्छी देखी, कमेंट्री भी है। रिकॉर्ड मार्च 23 में रिकॉर्ड डिस्पर्समेंट, और जब एचडीएफसी लिमिटेड बोले रिकॉर्ड, तो वो मामूली रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई 20-25 क्वार्टर का रिकॉर्ड भी नहीं है, वो इनकी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये 30 साल से कंपनी काम कर रही है, और वो कह रहे हैं उनकी हिस्ट्री में इतना ताबड़तोड़ लोन नहीं हुआ जितना मार्च में हुआ। तो ये आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। लेकिन इसका इफेक्ट लेके आई डायरेक्टर साहब जीआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, जो दूसरी एनबीएफसीज हैं, हाँ हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, उन पर भी हुआ। कल लास्ट आवर ट्रेड में ज्यादातर हाउसिंग फाइनेंस के नाम 5-6% देख रहे थे, क्योंकि जो लीडर के लिए है वो बाकियों के लिए भी होगा। तो इन पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। आगे चलते हैं, वामाक्षी को लेके आते हैं या पूजा को लेके आते हैं, कि बहुत सारे मिड कैप नंबर्स भी आए हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, और ट्रेड वहां जरूर बनेंगे। पूजा लेके आई हैं बड़ों को हटा के मिड कैप नंबर्स जहां पे एक्शन हो सकता है। पूजा बताइए। जी तो काफ़ी सारे नतीजे खबरों पर चर्चा हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ और अहम नतीजे जो आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसमें टाटा पावर से पहले शुरुआत करते हैं। नतीजे इनलाइन ही थे। आय में 6% की बढ़त हुई है। कामकाजी मुनाफा जो बढ़ा है कंपनी का वो 38% से बढ़ा है, और मुनाफे में भी 48% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। टीवीएस मोटर्स के नतीजे भी इनलाइन ही दिखाई दे रहे हैं। आय में 19.5% की बढ़त, और मुनाफा भी देखेंगे तो करीब 50% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। एबिटा भी बढ़ा है कंपनी का 22% से। इसके अलावा ब्लू स्टार्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं। यहाँ पर भी नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। आय में 16% की बढ़त, और मुनाफे में भी काफी अच्छा जंप देखने को मिला। और इसके अलावा कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर की भी घोषणा की है। इसके अलावा कुछ और खबरों की बात करें तो एसबीआई लाइफ पर नजर रखिए। यहाँ पर मुकेश शर्मा एमडी और सीईओ पद पर 30 सितंबर तक बने रहेंगे। एडाई और शेयर धारकों की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। तो ये एक बड़ी खबर है एसबीआई लाइफ से जुड़ी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी फोकस में रहेगा। मुंबई के भांडुप में कंपनी ने करीब 27,000 स्क्वायर मीटर्स की जमीन खरीदी है, और जेबी अडवाणी एंड कंपनी से अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को और एक्सपैंड करने के लिए ये लैंड इन्होंने खरीदा है। और जायडस लाइफ साइंसेज भी आज फोकस में रहेगा। यूएस एफडीए से कंपनी की एक दवा को मंजूरी मिल गई है, जिसका कि इस्तेमाल जो है वो अल्सर की इलाज में होता है। और आखिर में बात करते हैं आईजीएल की। आज यहाँ पर भी नजर रखिए, कंपनी ने एक्मे जो कि एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उनके साथ एमओयू साइन कर लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार में काफी सारे अवसर वो देख रहे हैं, उसके लिए ये करार किया गया है आईजीएल की तरफ से। तो आज ये तमाम स्टॉक्स और खबरों के और नतीजों के चलते फोकस में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं पूजा जिन पर आज हमें नजर रखनी है। पोस्ट द मार्केट नंबर्स आए हैं, और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स भी आपने लिए हैं। ठीक है, अब वमाक्षी से एक बार आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं, फिर उन ट्रेड्स को भी एक साथ कंपाइल करते हैं। वमाक्षी बताएं।
सुपर गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ। हम देख रहे हैं कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है 3050 के टारगेट प्राइस के साथ, और मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है 2640 के प्राइस के साथ। अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि मार्जिन सरप्राइज लेड बीट देखने मिली है ये क्वार्टर में। बढ़ती कंपेटिटिव इंटेंसिटी अर्निंग्स रिस्क पोज करती है। हालांकि उनका कहना है कि कोई भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं नजर आई ये बाद के रिजल्ट्स में, मगर वॉल्यूम पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा HDFC भी हमारे रेडार पर है। कल ही उनके चौथे तिमाही नतीजों के बाद एक शार्प स्पाइक देखने मिला था, और मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि स्टेबल क्वार्टर रहा है HDFC के लिए। अब फोकस मर्जर पर होगा। कंपनी लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स की तरफ मूव कर रही है, और इनफैक्ट उनके जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर भी रन डाउन कर रही है होलसेल डिपॉजिट्स। और ओवरऑल अगर हम देखें मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3060 के साथ। इसके अलावा हमारी नज़र होगी डाबर पर। कंपनी के नतीजे आए थे, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं, और इम्पॉर्टेंट टू नो कि सारे ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है। इनफैक्ट जेफरीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से होल्ड की राय दी है। ब्रोकरेजेस का कहना है कि भारत में वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं 10 क्वार्टर के बाद। लोअर एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स के जरिए मार्जिन को ज़रूर सपोर्ट मिला है, मगर नियर टर्म मार्जिन हेडविंड्स के चलते ओवरऑल सारे ही ब्रोकरेजेस ने अपनी EPS अनुमान को घटाया है, और उनका मानना है कि वैल्यूएशन के लिहाज से एंट्री पॉइंट अभी भी अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा TVS मोटर्स की अगर हम बात करें, जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, और मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है। इनफैक्ट मैक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1354 कर दिया है। चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत आउटलुक आया है कंपनी की तरफ से। इंप्रूविंग फ्रेंचाइज और बढ़ता EV फोकस नज़र आ रहा है, और इनफैक्ट ये मैक्वायरी की टॉप पिक है सेक्टर में। इसके अलावा आवास फाइनेंसियर्स पर भी फोकस करेगा। जेफरीज का मानना है कि काफ़ी मजबूत लोन ग्रोथ देखने मिली है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, मगर मैनेजमेंट का ट्रांजिशन एक नियर टर्म ओवरहैंग रहेगा, और इसी के चलते जेफरीज ने आवास फाइनेंसियर्स पर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 9950 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि गोदरेज अब मीनिंगफुल कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है। कैश लार्जली सफिशिएंट है न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशंस को फंड करने के लिए, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, और अपना टारगेट प्राइस घटाया है 1354 कर दिया है। वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। आइए हमारे फंडामेंटल पैनल पर भी निमेश ठाकर जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हैं, आप जुड़ गए हैं। निमेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर भी। थोड़ी देर पहले ऑटो पैक को हम डिस्कस भी कर रहे थे, जहां ऑटो सेक्टर की चाल देखें, ऑटो एंसिलरीज में भी अच्छा खासा एक्शन है। हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर, टाटा मोटर्स पर थोड़ी देर पहले निकुंज से बात हुई, लेकिन सीएट के नतीजे भी आते हुए देखे, और टायर स्टॉक्स में कमाल की मजबूती हमने देखी है। ऑफकोर्स ऑटोज चलेंगे तो ऑटो एंसिलरी भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स जो है वो विपरीत नजर आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं, और साथ साथ ऑटो बिक्री के लेवल्स को अगर देखें, ताजा आंकड़े कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे। टायर स्टॉक्स पर आपकी राय से शुरुआत कीजिए आप। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, टायर स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं पिछले 3 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही दो एक सीएट और एपोलो टायर ने आउट परफॉर्म किया था। बाकी मेजर कंपनी है क्या कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करने को दिख रही थी बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल प्राइस। अब जाके क्रूड हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 या 2 क्वार्टर से एक रेंज के अंदर $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड डेरिवेटिव्स जो पर्टिकुलरली है उसके अंदर पिछले क्वार्टर से अभी फॉल हुआ स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली टायर स्टॉक के अंदर अभी भी मोमेंटम जो है वो बाकी है। मुझे लग रहा है कि एक रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई है उसके हिसाब से मार्जिन में इंप्रूव आ सकता है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, और अपोलो टायर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिहाज से अपोलो टायर के अंदर खरीद करना चाहिए। बट ऑल ओवर जिस लिहाज से हम लोग ऑटो सेक्टर को देख रहे हैं, जहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के कारण बिक्री भी बढ़ी है, मार्जिन में भी सुधार आ रहा है, और नॉर्मल मानसून के लिहाज से अभी आगे वाले दिनों में भी हम लोग अच्छी बिक्री का अनुमान देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर जो है एक फेवरेबल सिचुएशन में है, और आगे जाके वहां पर आउट परफॉर्म करने के चांसेस दिख रहे हैं। पर पर्टिकुलरली टायर सेक्टर के अंदर जो है वो भी स्ट्रेंथ है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि और भी बाइंग आ सकती है। नियर टर्म में 20% चला है लगभग ये 1 महीने में, और कोई भी पुल बैक हो तो उसमें जरूर देखें, क्योंकि नियर टर्म में चल चुका है। क्रूड अगर नीचे रहता है, ऑटो डिमांड आती है, तो जैसा कि निमेश ने कहा। बट एक और स्टॉक जो फंडामेंटली एक बार समझना जरूरी है निमेश, हमने देखा कि HDFC बैंक ने लास्ट 2-3 क्वार्टर से धमाकेदार नंबर दिए हैं, और इसका मर्जर वाला मैटर भी आ गया।
मर्जर जैसे जैसे नॉड मिलते गए, लोगों को समझ में आया कि इसके अंदर एफआई फ्लोज आएंगे, स्टॉक 1350 वाला 1750 पे आके खड़ा हुआ है। लेकिन आज सुबह एक ब्रोकरेज ने एमएससीआई का कैलकुलेशन वापस देखा। अब एमएससीआई कहता है कि जितना उम्मीद थी एफआई बाइंग की, मैं टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है, उतनी एफआई बाइंग नहीं होगी। ये किस लेवल पे, और ये भी बात फैक्ट है कि लोग एक्सिस और आईसीआईसीआई पे इतना फोकस करें, बहुत लोग एचडीएफसी बैंक मिस कर गए एक्चुअली। तो ये किस भाव पे एक दोबारा एंट्री जोन, क्योंकि फंडामेंटल्स तो बदल नहीं रहे, तो सिर्फ फ्लोज का टेक्निकल फैक्टर है। 150-200 रुपए घटेगा या थोड़ा ज्यादा, किस लेवल पे, किस वैल्यूएशन पे आपको वापस कंफर्ट आएगा फ्रेश परचेजेस के लिए, क्योंकि यहाँ स्टोरी बहुत मजबूत है। रमेश, जब से एफसी और इसका मर्जर का न्यूज आया है तब से, और मैं देख रहा हूँ कि अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक ने एक अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्सिस बैंक, कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है कि ये जो एफआई वाला जो कुछ भी चीज है उससे वो मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट जो है वो वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे, बिजनेस ग्रोथ पे। तो अगर बिजनेस ग्रोथ आता रहेगा तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक के वैल्यूएशन जो है, और एचडीएफसी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक 20 सालों से एक आउटपुट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 1.5-2 साल का है, वो स्टैग्नेशन का पीरियड है। बट जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, ज्यादातर ये अंडर परफॉर्म रहेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मर्जर के बाद एक सिनर्जी एडवांटेज डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। और साइज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी एचडीएफसी बैंक के अंदर काफी स्ट्रेंथ बाकी है। तो ये सब छोटी चीजों के अंदर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। टेक्निकल टर्म से थोड़े दिनों का इम्पैक्ट रहेगा और फिर से मार्केट है वो मोमेंटम के ऊपर या ग्रोथ के ऊपर या वैल्यूएशन चेज करेगा। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक, अगर कोई ये रीजन से एफआई का बाइंग नहीं आएगा और ये रीजन से स्टॉक के अंदर कोई भी करेक्शन आता है, तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म लिहाज से बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर होगा। जिस तरह से हम लोग क्रेडिट अपटिक देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और जिस तरह से मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है काफी। और मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी एक लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखे तो मुझे लग रहा है कि 1950 से 2000 का टारगेट प्राइस एचडीएफसी बैंक के अंदर बन सकता है। तो अगर कोई ये रीजन से डीप आता है तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमें आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ये इस पूरे मैटर को अजय, एचडीएफसी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए, लेकिन जो पूरा मैटर है एडजस्टमेंट का, आउटफ्लोज कहीं ना कहीं की बात की जा रही है कि आउटफ्लोज हो सकते हैं एचडीएफसी बैंक से। ये जो एमएससीआई की एडजस्टमेंट होगी, क्या आपको लगता है इस पे एक डेंट पड़ सकता है? देखिए, ये जो 3-4 बड़े बैंक, जो बड़े नाम हैं जो इंडेक्स को खींच रहे थे, उनमें से एक नाम अगर इंडेक्स को नहीं खींचेगा तो अपने ओन वे में थोड़ा दबाव बना सकता है। या तो एलएनटी या कोई दूसरा एशियन पेंट या कोई और इसको बराबर करे, आईटी बराबर करे, वरना इसका वेट इतना ज्यादा है। 40% वेट बैंक निफ्टी में और 8-10% वेट इंडेक्स में भी है। तो ये एक फैक्टर भी बाजार के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग या एक पॉज टाइप का करने में मदद दे सकता है, थोड़ा हावी रह सकता है। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें बड़ी गिरावट आई तो बाजार भी कहीं ना कहीं रुकेगा। और ये मत भूलिए कि हम 18,200 पे खड़े हैं। मैं बार बार 2 दिन से व्यूअर्स को यही कह रहा हूँ, फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सोच के बनाए। 16,800 वाला निफ्टी आपका 18,300 पे आ गया, सॉरी मिड कैप 50% चल चुके हैं। इंट्राडे हाई बना रहे हैं रोज। ये भाव बहुत टेबल थंपिंग बुल वाला है क्या, या लॉन्ग पोजीशन भले ही होल्ड करिए, नहीं भी लेने का मन हो तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और ये भी नहीं भूलें कि वीकेंड भी है, तो आप वीकेंड पे तो वैसे ही लॉन्ग पोजीशन ले जाने का, अपनी फैमिली यार उड़ाइए पैसा, मजे करिए, ऐश करिए। ठीक है, कमाते किस लिए। बिल्कुल। तो चलिए 3 और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स में भी आगे समझते हैं। सौमीत हमारे लेकर आए हैं, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन दूसरे स्टॉक्स पे है, ये 3 बड़े स्टॉक्स, इन्हें भी समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सौमीत बताएं कौन से है स्टॉक्स आज? सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूवरीज है। वीक नंबर्स के दम पे अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में जो ऑपरेटिंग मॉडल चेंज हुआ था उसके कारण कंपनी के सेल्स नंबर थोड़े खराब आए थे। बट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो आया है वो है मार्जिन्स की तरफ। ग्रॉस मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो करीब 300 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन किया है क्यू ऑन क्यू बेसिस। और एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट का एस्टिमेट था करीब 11% के आसपास एबिटा मार्जिन आ सकता है, बट कंपनी ने जो एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया है वो सिर्फ 3% का है। और तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने मिला है हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण। ये डिसअपॉइंटमेंट
पॉइंट आया है और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आगे चलते इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो बना रहेगा, तो आगे चलते भी मार्जिन्स कम आ सकते हैं कंपनी के, तो शायद और ईपीएस कट्स भी आके आ सकते हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल होने के बाद, जो कि आज है। सीएट की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे कंपनी के तो 9 क्वार्टर हाई पे थे। एमआरएफ के नंबर्स भी अच्छे थे, बट एमआरएफ से भी बेहतर आया है सीएट के नंबर्स, क्योंकि एमआरएफ के रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो क्यों करीब 3% ग्रो हुआ था, सीएट का रेवेन्यू 6% से ग्रो हुआ है। एमआरएफ का एबिटा 54% हायर था, तो सीएट का जो एबिटा है वो 57% हायर था। बेस स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस इसलिए था क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर कम होने के कारण ये मार्जिन में एक्सपेंशन देखने मिला। ऑल्सो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में जो अपना डेट है वो करीब 250 करोड़ से कम किया हुआ है। आखिर में स्टील कंपनीज फोकस में रहेंगे, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील और आर्सेलरमित्तल ने जो स्टील के प्राइसेस है वो 2000 से 2500 रुपये से कम किया, जो कि करीब 3 से 4% का कट होता है। अब एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि कट तो ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखें तो प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है, बट जो कट किया है 3 to 4% का वो ज़्यादा है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ 1% का कट होगा, बट जो एक्चुअल कट किया है स्ट्रीट कंपनीज ने वो 3 to 4% का है, तो थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टील कंपनीज में आज की ट्रेड में। स्वामी आपका शुक्रिया ये त्रिमूर्ति शेयर्स हमें बताने के लिए। स्टील कंपनियों पर लगातार फोकस भी हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखें मेटल पैक में, स्टील सेक्टर में अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड्स नजर आए, लेकिन ये जो ताज़ा खबर आई है हॉट रोल्ड कोयल की कीमतों में 3 से 4% की गिरावट है। 1% एंटिसिपेटेड था और ये गिरावट या कमी जो है ज़्यादा आ गई है। तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, मौका देख के शॉर्ट करिए स्टॉक, लेकिन टाटा स्टील को देख के शॉर्ट करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी घटा हुआ है। 105 वाला 110 उतनी रैली हुई नहीं है इसमें। जेएसडब्ल्यू में और दूसरों में शायद थोड़ी मंदी हो सकती है इसके कारण। ओके सौरभ, आप बताइए स्टील पैक टाटा स्टील के चार्ट्स को देखें, हमने देखा है वहां पर एक मजबूती जरूर नजर आई। इनफैक्ट मेटल पैक पर आज फोकस भी रहेगा इस खबर के चलते, आपकी राय? टाटा स्टील के स्टॉक को अगर बात करें तो 107 से 108 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस है, तो आई थिंक ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस देखे तो स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है। एक ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 115 तक की तेजी टाटा स्टील में देखी जा सकती है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 109 को मेंटेन करना है और 115 तक के टारगेट टाटा स्टील में देखे जा सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से लोअर लेवल से बेस बना हुआ है, यहाँ पर मुझे बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मार्केट थोड़े टाटा स्टील में थोड़े समय बाद ऊपर के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। यही बताना जरूरी है इस समय कि ये जो एडजस्टमेंट है ये इस कारणों से हो रहा है क्योंकि कंपनियां अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट को भी नीचे जाने से को पास ऑन कर रही हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मंदी है। ये हमारे अरविंद जी ने अभी हमें बताया कि ये भी मेंशन करना चाहिए और इसलिए हमने किया कि ये भाव डिमांड घटने की वजह से नहीं काट रहे हैं। हाँ। वो पीछे जो है रॉ मटेरियल मुझे सस्ता मिल रहा है और लोग जानते हैं ये बात, तो वो भी आगे डिमांड करेंगे भाई हमें डिस्काउंट दो, और शायद इसी वजह से बड़ा असर ना दिखे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मैं संतोष से बात करना चाहूंगा। सुंदरम फास्टनर्स, आपको पता है कि ऑटो एंसिलरी में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस चल रही है। आप अकड़ बकड़ बम्बे बुक करके कोई भी ऑटो एंसिलरी उठा लें और उसके लास्ट 6 महीने का ग्राफ देखेंगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर के टर्नअराउंड से पहले ऑटो एंसिलरी चलने लगे। लेकिन ये अपना सुंदरम फास्टनर में एक दो खास बातें, कल रिजल्ट बहुत अच्छा आया एक तो, और मैनेजमेंट मुझे याद नहीं आता कि कब सुंदरम फास्टनर्स के मैनेजमेंट ने बात की थी, लेकिन इस बार वो प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर कम्युनिकेट करने का इरादा दिखाई दे रहा है। और इनमें करीब मार्जिन में करीब 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट के आसपास का मार्जिन एक्सपेंशन भी है। स्टॉक 6 महीने में 10% चला है। इसका थोड़ा लंबा ग्राफ लेके आइए। सौरभ, आप चार्ट्स देखते हैं इसके सुंदरम फास्टनर की, कभी नाम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता ऑटो एंसिलरी में, धीरे धीरे लग रहा है ये रेडार पे आ रहा है। क्या बनता है इस समय पोजिशनल कॉल? यस अजय, अगर इसकी स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यूसली हायर राइज बना रहा है। इनफैक्ट जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक में 1020 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है, 20 मूविंग एवरेज का बेस भी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 1020 का, और ऑन द अपसाइड 1100 तक की तेजी इसमें नियर टर्म में देखी जा सकती है। की बात कर ही रहे हैं तो हमारी प्रियंका का फेवरेट सब्जेक्ट यूनाइटेड ब्रूवरीज फ्राइडे है ना, मजाक कर रहा हूँ। डिम्पी का फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो यूनाइटेड ब्रूवरीज में क्या है भाई, लोगों का एकदम विश्वास उठ गया है क्या? कमजोर नतीजे हैं। संतोष से पूछ नहीं सकता मैं, रितेश से पूछ सकते हैं क्या? ये चार्ट आप देखते हैं? सौरभ, ये चार्ट तो देखिए सारे देखते होंगे।
बट इसमें कुछ खास रुचि लोग लग रहा है ऐसा कि कंपेरेटिव सिनेरियो इतना हाई हो गया है, दुनिया भर के ब्रांड्स आ गए हैं कि ये जो किंग ऑफ गुड टाइम्स है, इनके गुड टाइम्स आ नहीं रहे, रिजल्ट में तो नहीं आ रहे, मार्जिन प्रेशर है, मुनाफा घटा है, कितना नीचे लगता है यहाँ से? अजय, रिजल्ट्स में भी नहीं आ रहा है और प्राइस की भी अगर बात करें तो काफी वीक लग रहा है। चार्ट कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है। स्टॉक में गैप डाउन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आउटलुक मेरा नेगेटिव है। इस पे स्टॉक पे 1470 पे एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है, आई थिंक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो आई थिंक ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है जो स्टॉक में 1350 तक की गिरावट देखी जा सकती है नियर टर्म में। 1350 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में नियर टर्म में देखी जा सकती है। तो आई थिंक 1350 तक नियर टर्म में एक सपोर्ट है। आई थिंक वहां से अगर बाउंस बैक नहीं देता है तो स्टॉक में 1250 तक भी गिरावट देखी जा सकती है। यूनाइटेड ब्रेवरीज पे ये एक व्यू संतोष में हमें दे रहे हैं सौरभ। अब चलिए पैनल पर हमारे साथ कुणाल परार भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं वो क्या ट्रेड कर रहे हैं। कुणाल, मॉर्निंग, आप क्या देख रहे हैं? आप भी एक ब्लू स्काई जोन देख रहे हैं, लॉन्ग के ट्रेड लेंगे या कहीं कोई इमीडिएट हर्डल दिखता है? कैसे स्ट्रैटेजी रखेंगे इंडेक्स पे और अपनी रिकमेंडेशन भी क्विकली बता दें। गुड मॉर्निंग। Morning. वेल, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस मोमेंटम गैप ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद जैसे एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कि वो रिकवरी हमें आगे कंटिन्यू होते हुए भी देखने को मिल सकती है। नाउ इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करो तो आईटीएम में जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है कल के दिन में, और ओटीएम में जिस हिसाब से लॉन्ग डेटअप की पोजीशन देखने को मिली है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज के दिन में बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली फ्यूचर वाइज हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पिक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। पहला स्टॉक है वो है राजेश एक्सपो, जो जिसका क्लोजिंग 581.60 के अराउंड है। नाउ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। आली चार्ट पे देखने जाए तो 50 MA के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट प्रीवियस बॉटम का भी लिया हुआ है। सो राजेश एक्स को बाय करने की सलाह रहेगी। 581.60 के अराउंड का क्लोजिंग है। 555 का एसएल है, हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 555 का एसएल यहाँ पे रहेगा। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 602 का टारगेट है। 602 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है, टारगेट में काउंटर में हमें 635 तक की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, यानी कि तकरीबन देखने जाए तो 8 से 9 तक 8 to 9% तक मोमेंटम हमें राजेश एक्स को दिखा सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है सूर्या लक्ष्मी। कल अच्छी खासी मोमेंटम ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिला है। तो सूर्या लक्ष्मी बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। 59.40 के अराउंड उसका क्लोजिंग है। 55.20 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 63 का है। 63 जैसे ही ब्रेक होता है 67.80 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 12 से 13% की वो मूवमेंटम हमें आने वाले दिनों में सूर्या लक्ष्मी में देखने को मिल सकती है। तो राजेश एक्सपो और सूर्या लक्ष्मी को बाय करके चलना चाहिए। विभाग की तरफ से एक तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और इनफैक्ट टाइटन के अच्छे नतीजों के बाद ज्वेलरी काउंटर्स पर भी फोकस बढ़ गया। राजेश एक्सपोर्ट्स और सूर्या लक्ष्मी दोनों पर खरीदारी की कॉल। तो चलिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सारी खरीदारी की कॉल्स आपके स्क्रीन पर हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन की होंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कई सारे शेयर्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस है और मैनेजमेंट्स भी हैं जो लाइंड अप है आपके लिए। आप बने रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। और अब चलिए बात करते हैं मुनाफे का फंडा। हमारा खास सेगमेंट, रजत शर्मा है हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ फ्रॉम सना सिक्योरिटीज। उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग रजत, इंटरेस्टिंग टू सी हीरो मोटोकॉर्प की आपकी आई थिंक बाय रिकमेंडेशन। आपके क्या होंगे रैशनल? गुड मॉर्निंग। कल हीरो मोटोकॉर्प ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे और पहले मैं बता दूं, मैंने ये पहली बार नहीं, मैंने पिछले 2-3 महीने में काफी बार ये स्टॉक रेकमेंड किया है और हमने अपने और अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड भी किया है। कल कंपनी ने अपने रिजल्ट्स एनुअल और चौथी तिमाही के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और एनुअल नेट प्रॉफिट इनका 18% बढ़ के आया है और इस क्वार्टर का रेवेन्यू 37% बढ़ के आया है। कंपनी का शेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहा है, अभी 19.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले 7-8 साल में इस कंपनी ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया, बिकॉज पिछले 9 साल का
लो पे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 2510 रुपए के आसपास। मेरा मानना है मोस्ट ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टॉक नहीं परफॉर्म किया, इसके दो कारण है। एक तो पहले कोविड का लॉकडाउन और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री टू व्हीलर स्पेस में, और हीरो मोटो थोड़ा लेट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंटर करने में। लेकिन इस साल इन्होंने दो पार्टनरशिप्स की हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए जीरो कैलिफोर्निया की कंपनी है उनके साथ, तो इस साल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे। और प्रीमियम सेगमेंट में ऑफ कोर्स जैसा सबको पता है हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप है और वो भी इस साल के एंड तक शुरू होने वाला है। कल के रिजल्ट्स में एक और अच्छी सबसे चीज ये है कि कंपनी का मुनाफा कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री हुई है इंडिया में। कल कंपनी ने 35 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसके हिसाब से इस साल का डिविडेंड 100 रुपए, मतलब 4% तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे हीरो मोटोकॉर्प इस प्राइस पे बहुत अच्छा दिखता है। मेरा टारगेट इसके लिए अगले 9 महीने का रहेगा 3000 रुपए। दूसरा मेरा एक और जो स्टॉक है जो हमने अभी ऐड किया अपने पोर्टफोलियोज में है वो लुपिन लिमिटेड। ये स्टॉक भी बिल्कुल ऐसा है जिसने कई साल से कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया। इनफैक्ट ये भी अपने ऑलमोस्ट 8-9 साल के लो पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने 2015 में 2130 रुपए का हाई बनाया था और अभी ये उसका अराउंड 70% प्राइस इरोजन हुआ है और ये 708-710 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और इसके भी कारण इस प्राइस पे ट्रेड करने के प्राइसिंग प्रेशर आफ्टर कोविड, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इनको एफडीए के, यूएस एफडीए के जो 36% मार्केट है अमेरिका, वहां से काफी प्लांट्स पे बहुत सारे वार्निंग्स और ऑब्जर्वेशंस इशू हुए हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे उसका एक आर्टिकल भी लिखा है और उसमें सारे वार्निंग्स का डिटेल है। और अब कंपनी ने उन सब पे काम करना शुरू किया है और आई थिंक ये बिल्कुल वैसा स्टॉक है जिसके लिए जितना कुछ खराब हो सकता था वो हो गया। और आप देखें डिस्पाइट इस वार्निंग्स के और ऑब्जर्वेशंस के, कंपनी का टॉप लाइन जो रेवेन्यू है वो कम नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो पहले की तरह 20% CAGR पे नहीं बढ़ रहा है, बट 10-12% के CAGR पे टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मतलब टोटल आय जो है वो बढ़ रही है काफी अच्छी पेस पर। ये कंपनी आज भी दुनिया की 7वीं बड़ी जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है उस कंपनी का जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिनको बोलते हैं बाहरी वजहों की वजह से इसका स्टॉक काफी प्रेशर में है। एंड ऐसे स्टॉक्स जो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के रडार से और इंस्टीट्यूशंस के रडार से हट जाते हैं बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस रहती है लंबे सालों तक, जब इनके लिए चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं तो हमने देखा है ब्रेकआउट करते हैं और काफी अच्छा चलते हैं। और इस कंपनी का एक और चीज ये है कि लुपिन का EPS पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। 4 क्वार्टर पहले इन्हें लॉस हो रहा था और वहां लॉस से प्रॉफिट की तरफ बहुत अच्छी स्पीड पे इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो मंडे को लुपिन के भी रिजल्ट्स हैं और आई थिंक की थिंग टू वॉच आउट जिस पे मेरी नजर रहेगी वो होगी ओवरऑल रेवेन्यू, टोटल मुनाफा कितना बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ 26 करोड़ जितना भी है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू अगर 12-15% से ज्यादा बढ़ता है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा। मेरा इस स्टॉक के लिए टारगेट रहेगा 1060 रुपए 18 महीने। आपका शुक्रिया मुनाफे का फंडा कॉल्स आपके हमें बताने के लिए। तो ल्यूपिन फार्मा स्पेस से और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाइल पैक पर भी रजत की है नजर। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जिनके नतीजे आने वाले हैं। पैकेज फूड सेगमेंट में निवेश ब्रिटानिया की अगर बात करें, तिमाही दर तिमाही हमने देखा है ब्रिटानिया का एक हिस्ट्री है, अच्छे नतीजे पेश करती है लगातार और इस तिमाही भी नतीजों से अनुमान पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। वैसे देखें तो ग्रोथ मोमेंटम भी कायम है, प्राइसिंग एलिमेंट है जो मार्जिन्स को काफी हद तक सपोर्ट करता दिखेगा। ब्रिटानिया के नंबर्स पर आपका फंडामेंटल आउटलुक हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिटानिया के नतीजों के अनुमान समझ लेते हैं और बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ गई हैं। विनी बताएं ब्रिटानिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं? ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 करोड़ पे। मार्जिन EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रही है और मेनली ग्रॉस मार्जिन EBITDA मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो
पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को, ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन दोनों को देखिए, ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन्स में दिस टाइम अराउंड। फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। शुक्रिया आपका ब्रिटानिया के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हमें बताने के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ में बढ़त के आसार है निमेश, ब्रिटानिया इनफैक्ट कंजम्पशन थीम को ही पैकेज गुड सेगमेंट्स पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि ब्रिटानिया में इन पर्टिकुलर देखिए प्राइसिंग एलिमेंट है वो प्ले आउट करता दिखेगा। मान से देखिए कि ब्रिटानिया की बात करें तो पर्टिकुलरली कोविड के बाद कंपनी ने 80-20 रेशियो के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। मींस कि जहां पर उसकी मेजर रेवेन्यू 20% ब्रांड से आती है, वहीं पर कंपनी जो है वो फोकस एरिया करती है और वहां से ग्रोथ लाने का जो है वो कंपनी का ध्यान रहता है। मुझे लग रहा है जिस तरह से कंपनी ने रूरल की गाइडलाइन की बात की, डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि रूरल डिमांड कैसे बढ़ती है, और जो रॉ मटेरियल प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन की कमी के कारण जो फॉल आया है, डेफिनेटली मार्जिन एक्सपेंशन होगा। बट ऑल ओवर मुझे लगता है कि इन करंट सिनेरियो अगर कोई मार्केट ऑल टाइम हाई के नजीक है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी बढ़ रही है, तो वहां से कोई अगर सेफर बेट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्रिटानिया जो है वो एक नियर टर्म आउटलुक के हिसाब से एक बेस्ट बाय रहेगा। तो व्यू मेरा बुलिश है ब्रिटानिया की ओर से, और मैं यहाँ से भी खरीद करने की सलाह देता हूँ। डेफिनेटली रूरल कमेंट्री जो है वो आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो ब्रिटानिया के नंबर्स देखना होगा, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस बार भी 4% की, और पास्ट क्वार्टर्स में रही है 3-4% की, बड़ा मार्केट शेयर इनके पास रहता है, इसके नंबर्स वॉच आउट करेंगे। पर कुछ क्विक ट्रेड्स ले लेते हैं सौरभ सिसोदिया से भी। सौरभ, आवास फाइनेंशियल कल भी चला और एनबीएफसी जिस तरह से चल रहा है, कल अच्छी खासी कमेंट्री आई हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट के बाद। इनफैक्ट अब तो रेट हाइक भी कंपनी करेगी, ये बात कॉन कॉल में किया। क्या आज फॉलो बाइंग होगी आवास में? इस स्टॉक की अगर बात करें तो मुझे लगा आवास फाइनेंशियल, राइट? यस सौरभ। स्टॉक का मोमेंटम है जो काफी वीक है, कंटिन्यूसली लोअर लोस बना रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं होगी। स्टॉक में आई थिंक ऑन द अपसाइड 1500 के आसपास अगर एक अपसाइड ब्रेक होता है तो आई थिंक और तेजी देखने मिलेगी। करंट लेवल्स पे स्टॉक को अवॉइड करूंगा, और मुझे लग रहा है और लोअर लेवल्स 1350 तक की गिरावट स्टॉक में नियर टर्म में देखी जा सकती है। आपको मैं आवास फाइनेंस का नंबर बहुत अच्छा है एक्चुअली, और वैसे भी घटा हुआ स्टॉक है, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई और घट गया, लेकिन वापस आई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्री ओपन में एचडीएफसी बैंक कहाँ ट्रेड कर रहा है। रेटर साहब लेके आइए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के प्री ओपन रेट्स दिखाइए। शानदार 5% की कमजोरी। मैं आपको बता दूं कि ये एक वंस इन लाइफ टाइम तो नहीं बोलूँगा, बट वंस इन अ लॉन्ग वाइल, एक बड़े समय के बाद एक शानदार अपॉर्चुनिटी। बाजार लोडेड है एचडीएफसी बैंक में, 1300 का 1750 तक चढ़ा है, ये सोचते हुए कि बहुत बड़े बड़े एफआईआई फ्लोज आएंगे। लोगों डीआईएस ने बहुत लिया, बाय द वे एफआईआई तो छोड़िए, डीआईएस ने पहले इसमें बाइंग खूब की है और ये स्टॉक चला। अब ये जो लोग बाजार को ये मिल रही है पॉइंट कि भाई शायद उतना फ्लो नहीं रहेगा, फैक्टर आधा हो गया तो फ्लोज आधे हो जाएंगे, इससे इसको ओवरशूट करेंगे नीचे की तरफ। जो 13.5 पे नहीं ले पाए, चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशन हो या लॉन्ग टर्म। सिसोदिया है क्या सौरभ अभी भी हमारे साथ? सौरभ, जानने से पहले एचडीएफसी बैंक 5% तो आज दे रहा है, अज्यूम करिए नेक्स्ट 5-7 दिन में और कमजोरी आती है क्योंकि लोग इसको शॉर्ट करेंगे आउटफ्लोज के डर से, किस भाव पे री एंट्री बनती है? अजय, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1600 से 1620 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है अगर 1600 से 1620 के जोन में अगर मिलता है तो स्टॉप लॉस काफी अट्रैक्टिव रहेगा। 1600 के स्टॉप लॉस से वापस फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, और मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, पर ऑन द अपसाइड वापस इस स्टॉक में 1700 से 1720 के लेवल्स देखने चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड भी 4-5% घट रहा है। सौरभ, सॉरी, आई कुड
couldn't hear you. HDFC लिमिटेड, HDFC की बात करें तो HDFC में मुझे लग रहा है कि 2700 का जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके आसपास अगर मिलता है तो वापस फ्रेश एंट्री की सलाह होगी। यहाँ पर लोअर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है, 2700 का लेवल है जो आई थिंक मुझे लग रहा है काफी समय से एक बेस बना हुआ था, वहां पर अगर प्राइस आती है तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम वापस ऑन द अपसाइड देखने मिलना चाहिए। तो 2700 का लेवल अगर आता है तो खरीदारी की सलाह होगी, और मुझे लग रहा है HDFC में भी नियर टर्म में 2850 के लेवल वापस देखने मिलने चाहिए। एफसी तो ये तो एक्यूमुलेशन के मौके ढूंढने चाहिए इस स्टॉक में ऐसे तो। ठीक है, कुश बोरा भी है हमारे साथ। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। अब हमारे साथ कुश बोरा भी है पैनल पर, उनसे भी समझते हैं वो आज ट्रेड्स क्या ले रहे हैं। कुश मॉर्निंग, क्या सारे लॉन्ग के ट्रेड्स हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल सारे ही लॉन्ग के ट्रेड से मार्केट का सेटअप ही ऐसा है कि दैट्स द ओनली ट्रेड परहैप्स। और अगर कोई यहाँ से फ्रेश लॉन्ग नहीं करना चाहे तो बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल बनता है। जिस तरीके का हम HDFC में एक्शन देख रहे हैं, हो सकता है निफ्टी उसकी वजह से, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उसकी वजह से नीचे खुले, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा हेल्दी डिप होगा टू एंटर इनटू द मार्केट्स। सो टेक्निकली जो सेटअप दिख रहा था वो हमें स्क्रीन पे भी अब होते हुए दिख रहा है, फ्रुक्टिफाई होते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे दो पिक्स हैं मेरे, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन रिजल्ट्स के बाद हमने इसमें उतना अच्छा उछाल नहीं देखा जितना अच्छा रिजल्ट्स आए थे, लेकिन अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसमें आते हुए दिखी है। एक बेस बना के स्टॉक ऊपर आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1975 के टारगेट के लिए बाय करें, 1930 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज डेटा पैटर्न्स। इस स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है, 1700 के लेवल्स के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, तो 1750 के टारगेट के लिए बाय करें। 1690 के लेवल्स जो हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग। हमारे जो पैनलिस्ट में से एक ऐसे व्यक्ति हैं मानसी, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ना एकदम परफेक्ट है ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि वो एकदम बुद्ध की तरह उनका व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनैलिटी एकदम गौतम बुद्ध जैसी है कि शांत है, ना तेजी में बहुत ज्यादा कूदते हैं वो रॉकेट्स और ये वो व्हाट्सएप पे, ना बहुत ज्यादा मंदी में आपको बड़े मायूस दिखेंगे। एकदम उनका फेस जो है ना एकदम पीसफुल रहता है। वो संतोष जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये देखिए उनके चेहरे पे एक बहुत ही बढ़िया सी एक मुस्कुराहट हमेशा होती है, एक जैसे एकदम पीस। ऐसे रहना एक स्किल है, वैसे बहुत बड़ी स्किल है बाजार के लिए तो बहुत बड़ी। तो गौतम बुद्ध जी के ये जो पीसफुल वाला मैसेज है वो उन्होंने अपने जीवन में उतार रखा है। क्यों संतोष जी, आप कहाँ से लाते हैं इतना शांत अपना स्वभाव? संतोष तो फॉलो, और मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उस बीच में बैलेंस होना बहुत तो मुश्किल होता है। तो वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर आपको हैप्पी लाइफ जीना है इस मार्केट में रहकर। ये देखिए ये है इनका, जैसे कहते हैं ना, सार इनके पीस का। हमारे सारे व्यूअर्स और साथ ही हमारे पैनल को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इस बीच भारत की स्टोरी में जहां हम लगातार एक कर, वो कहते हैं ना, फेदर इन दी हैट्स बढ़ते जाते हैं, फेदर इन दी हैट्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। और इसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है मेट गाला। मेट गाला में वैसे तो हमने सेलिब्रिटीज को समझा दीजिए, मैं थोड़ा सा इस मामले में कम समझता हूँ। ये मेट गाला चीज क्या होती है? सर मेट गाला एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें अक्रॉस द ग्लोब सेलिब्रिटीज जो है वो आते हैं और शिरकत करते हैं, और इट्स काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर। और मेट गाला में इस वक्त इसे जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेट गाला में केरल का कारपेट, जो कारपेट होता है, वो जो कारपेट दिखाई दे रहा है, इट्स नोन टू बी अ लेगेसी, इट्स नोन टू बी अ ट्रेडिशन एंड द रेड कारपेट जैसे कहते हैं। तो इस बार मेट गाला में जो कारपेट था वो केरल से बनकर आया था। अच्छा, मुझे अभिषेक ने बताया कि पिछली बार भी केरल से ही बन के आया था। ये वही कारपेट है। वो कोई केरल में कोई बहुत नामचीन कंपनी है जो कारपेट बनाती है और वो एक्सपोर्ट करती है, और वहाँ कॉर्पोरेट कारपेट वहाँ यूज होता है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। बुनाई की जाती है, उसके बाद अमेरिका में कारपेट को हाथ से पेंट किया गया है, तो ये उसकी बारीकी खासियत है उसकी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेट गाला, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट और गाला माना जाता है जहाँ सेलिब्रिटीज एक साथ पाए जाते हैं। कारपेट एक बड़ा ट्रेडिशन है और मेट गाला का रेड कारपेट। चलिए रेड कारपेट आज हम आपके लिए मार्केट में थोड़ा सा करवा देते हैं, क्योंकि थैंक्स टू HDFC बैंक और ये
बाजार भी आज ठीक ठाक दबाव में आने की उम्मीद है। तो ये रेड कार्पेट जी देखिए करीब 150-140 पॉइंट आपको निफ्टी प्री ओपन में बता रहा था कि सब कुछ मजबूत है। मैं वही सोच रही थी कि अभी इंडेक्स पर तो एक बार रुख करना पड़ेगा, नजर डालनी पड़ेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज ढेर सारे हैं। एक्शन स्टॉक से एक बार पूजा से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इन स्टॉक्स पर चर्चा भी करते हैं। कुछ पर हम चर्चा कर भी चुके हैं। पूजा आप बताइए एक्शन स्टॉक्स में क्या है खास? जी, टीवीएस मोटर्स पर नजर रखिए। पहले यहाँ पर नतीजे भी आए जो अनुमान के मुताबिक भी थे और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट ने भी टारगेट बढ़ा दिया है। मैक्वायरी ने टारगेट बढ़ाकर 1356 का किया है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज मुंबई के भांडुप में 27,000 स्क्वायर मीटर्स की कंपनी ने जमीन खरीदी अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये जमीन कंपनी की तरफ से खरीदी गई। ब्लू स्टार नतीजे काफी अच्छे आए हैं कंपनी के। आय में 16% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है कंपनी का, और इसके अलावा 1:1 के शेयर विभाजन की भी कंपनी ने घोषणा की है। कुछ कैश सेगमेंट के भी नतीजे आज फोकस में रहेंगे। एजीआई ग्रीन पैक 2600 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। आय अगर देखेंगे तो 57% की ग्रोथ और मुनाफा भी 38 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया है। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 26% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 23% बढ़ा है कंपनी का, और एसेट क्वालिटी भी देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के लेवल्स में भी सुधार देखा गया है। तो आज ये तमाम स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं। ठीक है पूजा, शुक्रिया ये एक्शन स्टॉक्स के लिए। आइए बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी आपको बताते हैं। ब्रोकरेजेस तो बताई, लेकिन एक ब्रोकरेज इसमें से छांटकर जो कि बड़ी ब्रोकरेज है उसका असर दिख सकता है, वामाक्षी हमें बताएंगी। बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है एल&टी पर। हम देख रहे हैं कि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि सब्सिडरीज अब राइट पाथ पर नजर आ रहे हैं। एल&टी टेक सेक्टर ग्रोथ को लीड करता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट उनका मानना है कि एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स अब डिसाइसिवली बॉटम्ड हो गया है और अब यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। एल&टी के अगर कोर ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लार्ज ऑर्डर्स मिडिल ईस्ट की तरफ से और इसी के चलते एल&टी की कोर बिजनेस बैकलॉग ड्राइव हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी दूसरे कैटलिस्ट भी है, जैसे कि ऑर्डर इनफ्लोज, डबल डिजिट ग्रोथ कोर ईएनसी एग्जीक्यूशन में और मार्जिन एक्सपेंशन जो हमें 4 साल बाद दिखी है। इसके अलावा डिविडेंड में भी बम्प अप्स नजर आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें सीएलएसए की तरफ से खरीदारी की राय आ तो रही है, मगर इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 2570 से 2790 कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाबर प्री ओपन में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। अगर आप उसके नतीजे देखें, कल शाम को आए थे, कल लास्ट आवर ट्रेड में आए थे, लेकिन कमेंट्री आफ्टर मार्केट आई है। कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने बताया साफ तौर पे कि ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं रूरल मार्केट में, जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है। आज अगर ये 2.5-3% की डिक्लाइन देता है, क्या इसमें एक ट्रेड बनता है? निमिष आप बताएं, इस भाव पे 500, ये 2-3 क्वार्टर से यहीं पड़ा हुआ करीब 520-530 के आसपास। डाबर की अगर बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है वो एक ग्रोथ में स्ट्रगल कर रही है और डेफिनेटली इस बार की कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव है, बट जब तक रिजल्ट के अंदर वो कन्वर्जन हमको नहीं देखने को मिलेगा, डेफिनेटली थोड़ा स्लो रहेगा स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है। एक वैल्यू बाइंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं एज ए डिफेंसिव प्ले, बट अगर डिफेंसिव प्ले बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया जो है वो ज्यादा प्रीफर बेट रहेगी। तो अभी तक तो ये लेवल पे मैं बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर्टिकुलर रिजल्ट को देख के मेरा कोशिश थोड़ा वो है। यहाँ से बहुत प्राइस कम होने की उम्मीद नहीं है, परंतु यहाँ से प्राइस बढ़ेगा भी ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी तो मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। चलिए, डाबर राख के बदले ब्रिटानिया पर इस वक्त फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाजार बस खुलने वाला है और इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को अगर देखें, ऑफ कोर्स हम लगातार देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से चैलेंजेस है, लेकिन रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय बाजार ने ग्लोबल मार्केट से ऑपोजिट ट्रेड करने का। अब आज भी क्या ये रिकॉर्ड कायम रहता है, ये नहीं, ये तो समझना होगा। इस वक्त बाजार की शुरुआत जो है वो लाल निशान के साथ करीब 130 अंकों की गिरावट 18,154 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज खुलता हुआ हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स 18,200 के नजदीक ही है, विच इज स्टिल अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, लेकिन 80 अंकों की बिकवाली यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स को लेकर आए, 400 अंकों की गिरावट 43,370
27 के लेवल्स और थोड़ी देर पहले HDFC ट्विंस को हम डिस्कस कर रहे थे, HDFC बैंक का जिक्र जब कर रहे थे, उन्होंने बताया भी था कि यहां से प्रेशर बिल्ड होता दिख सकता है, जो कि हो भी रहा है। 5% की गिरावट HDFC बैंक में भी आप देख रहे हैं और बैंक निफ्टी में एक बिकवाली का दबाव। बैंकिंग प्लेयर्स पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस जहां मजबूती थी, आज मिड कैप में भी कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है। करीब 50 अंकों की गिरावट, लेकिन मिड कैप भी लाल निशान के साथ खुलता हुआ। अब सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूटर्स बाजार में इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं? बैंकिंग प्लेस से कुछ कंट्रीब्यूटर्स, ऑफ कोर्स HDFC बैंक से बिकवाली का दबाव हाथ लगाए, लेकिन ICICI बैंक को देखें, यहां पर 1.5% तक की तेजी नजर आ रही है। L&T बिग बोल्ड ब्रोकरेज में अभी हमने डिस्कस किया और स्टॉक प्राइस देखिए मजबूती के साथ कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर। इसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और SBI। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अब भी हम देख रहे हैं मजबूती जारी है। HDFC बैंक में हम देख रहे हैं ऑफकोर्स न्यूज फ्लो है जिसका एक इम्पैक्ट, बिकवाली का दबाव HDFC ट्विंस के अलावा रिलायंस के चार्ट्स भी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए। ब्रिटानिया नतीजों से ठीक पहले क्या कॉशियस नजरिया है या स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। ब्रिटानिया के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट आता हुआ नतीजों से ठीक पहले देखने को मिलेगा। हीट मैप को अगर आप देखेंगे, अडानी ग्रुप स्टॉक्स, बैंकिंग प्लेस और साथ ही नेस्ले, साथ ही SBI लाइफ जैसे चार्ट्स हैं जहां पर मजबूती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं इंडेक्स वाइज। सबसे पहली बात तो ये नहीं नजर आ रहा है। सबसे पहले बात तो ये कि इंट्राडे अगर आप बैंक निफ्टी और इसको HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड को देखेंगे तो 5% प्लस तक वो नीचे गया था, उसके बाद अभी 4.5% ही रह गया है। यानी सबसे पहले अगर आप इंट्राडे दिखाएं डायरेक्टर साहब, तो बैंक HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों में नीचे के स्तर से बाइंग आई है। पहली बात ये, तो ये 10% की तरफ नहीं जा रहा है, 5.25% तक गया था। आज का लो देखिए 1626 और इस समय 1650 52-53 पे चल रहा है। 20-25 रुपए ऑलरेडी रिकवर किया है। दूसरी बात HDFC लिमिटेड को देखते हैं। HDFC लिमिटेड का आज का लो अच्छा इस रेट पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसी प्रोपोर्शन में ये भी रिकवर किया होगा। 25 रुपए HDFC बैंक नीचे के भाव से, यानी नीचे के टिक पे कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। लेके आइए, ये देखिए 1626 का लो बनाया और इस समय 52 पे, इसके नीचे जाता है तब देखना पड़ेगा। आप लेके आइए हीरो मोटोकॉर्प, अच्छे रिजल्ट, अच्छी कमेंट्री, 2-2.25% के करीब खुला था, फ्लैट हो गया। प्री ओपन में 2.2 दिखा रहा था, लेकिन फ्लैट है। इंटरेस्टिंग, डेज हाई की तरफ यहाँ देखना होगा। डाबर लेके आइए, वीक कमेंट्री, अच्छी कमेंट्री, वीक रिजल्ट, क्या वहाँ पे नीचे में बाइंग आ रही है? ये TVS मोटर है, अच्छे नंबर थे, करीब 2.5% ऊपर, नहीं डाबर में बाइंग नहीं आ रही है। यूनाइटेड ब्रूरीज लेके आइए, कमजोर नतीजे, कोई खास कमेंट्री नहीं, स्टॉक ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है। डेज लो पे 3.5%। सौरभ सिसोदिया सुबह ही बताए गए थे कि इस नाम में कमजोरी है, इसमें फ्रेश शॉट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एफएनओ स्टॉक है, ये मत भूलिए। एप्टिस लेके आइए, अच्छे नंबर, घटा हुआ स्टॉक, एक नेगेटिव न्यूज पहले ही कल आ गई है, स्टॉक डेज हाई पे। कुछ और इंटरेस्टिंग मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे आपकी नजर जा रही है प्रियंका? बिल्कुल, मिड कैप स्पेस में अगर यहाँ बात करें तो देखिए BHEL जैसे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको क्लियरली। BHEL जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव 87-88 तक के लेवल देख रहे थे, वहां पर आप थोड़े प्रॉफिट्स बुक होते हुए देख रहे हैं। उसके अलावा स्टील काउंटर्स में सेल जैसे काउंटर्स भी वीक है, डिलीवरी में भी पीछे आपको मूवमेंट दिखा था। इंडिया मार्ट में भी आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, और स्टील में, एल्यूमिनियम में वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अच्छी बढ़त का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद गोदरेज नहीं, इनफैक्ट इस पर एक न्यूज है, सॉरी नंबर्स नहीं है, और उसके बाद वहाँ एक मूव है। TVS मोटर में 5% की तेजी है पोस्ट द नंबर्स, और साथ ही सिंजन जैसे काउंटर, ABB भी लगातार चल रहा है, और टायर काउंटर्स में MRF, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मूव है। क्विकली एक बार गेस्ट से भी रिएक्शन ले लेते हैं कि कैसी होनी चाहिए अब आज की ट्रेड स्ट्रैटेजी। बताएं आप, कुछ आप क्या लेंगे इस वक्त? बाइंग का मौका देखेंगे एक बार के लिए? थोड़ा सा ट्रेड तो सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि आप SGX निफ्टी को जो देख रहे थे, बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खुलने की बात हो रही थी, अभी फिलहाल क्या ट्रेड होना चाहिए? वेल ऑन अ लाइटर नोट मैं तो कहता हूँ SGX निफ्टी छलावा है, वो तो है। दिखाता कुछ और है, मार्केट कुछ और कर जाता है। बट दैट अपार्ट, देखिए हम सुबह वही बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 18100 के आसपास निफ्टी और 43300 के आसपास बैंक निफ्टी मिले तो बाय करना चाहिए। इंसिडेंटली आज के जो लोज बने हैं, अब तक 5-6 मिनट हुए हैं, बट अब तक जो लोज बने इन्हीं लेवल्स के करीब बने, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। सो ऑल इन ऑल मैं इस मार्केट में बायर ही रहूंगा।
जो ये डिप मिला है ये एक्चुअली टेक्निकली एक अच्छा करेक्शन आया है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट लेके चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस लेना चाहे तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनाना वाजिब होगा। जहां तक स्टॉक्स की बात है, देखिए सुबह हमने डेटा पैटर्न्स डिस्कस किया था। स्टॉक ऑलरेडी 2% से ज्यादा की तेजी के साथ चल रहा है। अगर कोई छोटे मझोले स्टॉक्स चाहते हो तो हुडको में ऑलरेडी मोमेंटम काफी बना हुआ है, बट फॉलो थ्रू बाइंग वॉल्यूम के साथ हम आते हुए देख रहे हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे आप रख सकते हैं ऑन द बाय साइड। मनोपुरम में कुछ आपको ब्लॉक डील्स होती इस समय नजर आ रही हैं, 10% नीचे है। आपको याद होगा कल इसमें कुछ ईडी रेट्स का था, प्रॉपर्टी अटैच हुई। हाँ 10 इसका 1 महीने का चार्ट दिखाइए, सिर्फ कल और आज में ही गिरा है या पहले से घटता चला आ रहा है? क्योंकि कई बार लोगों को मालूम होता है, अंदेशा रहता है। ये देखिए इस महीने 14% ये घट चुका है, फॉलिंग नाइफ है। संतोष, मनापुरम क्या कितना लगता है नीचे की तरफ? ये इसमें एक मेजर वीकनेस देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसला है। हालांकि एक 106 105 के आसपास सपोर्ट जरूर है, और जैसे ही 105 का लेवल ब्रेक करता है मेरे हिसाब से जिसके पास भी पोजीशन है अभी फॉर टाइमिंग एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि 105 का लेवल ब्रेक करते से शायद हमको इसमें 90 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और फ्रेश बाइंग के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। फ्रेश बैंक से दूर रहे। मनप्पुरम फाइनेंस गिरावट है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स आज सुबह हम जिक्र कर रहे थे, आरवीएनएल, राइट्स, आईआरएफसी अच्छी मजबूती, लगातार पॉजिटिव पैटर्न। कुणाल, आप अपनी राय दीजिए। लगातार हम देख रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट्स, केपिक्स प्लान्स और साथ ही इनकम जो है लगातार इनकी बढ़ते हुए दिख रही है। ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक्स फोकस में आज भी मजबूती है। क्या ओवरबॉट हो चुके हैं? यहाँ से एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उन्हें क्या करना चाहिए? नई पोजीशंस के लिए तो मौके ही नहीं है। आपने सही कहा, ओवरबॉट हो चुके हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आईआरएफसी की बात करूं, आरवीएनएल की बात करूं, कुछ स्टॉक की बात करूं, तो आईआरएफसी में देखने जाए तो 30-45 अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड पहले भी स्टॉक देखने जाए ना तो समवेयर अराउंड 37 का हाई बनाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला था अप टू द लेवल ऑफ 25, एंड कल का जो हाई लगा है वो भी 37.40 का ही है। तो मेरा ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने लोअर लेवल से ये स्टॉक में पोजीशन बनाई है, ये भी उनके लिए है कि इस लेवल प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वापस स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और वो अगेन 30 तक के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। सामने आरवीएनएल की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ओके, व्यू फिलहाल आरवीएनएल में जो है वो पोजीशन होल्ड करके चलने का बन रहा है, क्योंकि मैं कहूंगा कि यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई बनाया है, एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से लग रहा है कि 7-8% की मोमेंटम हो सकता है कि आरवीएनएल में हमें फर्दर लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो आईआरएफसी में प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह बनी रहेगी। जब तक आरवीएनएल में प्रेजेंट लेवल से होल्ड करो, 7-8% की मोमेंटम यहाँ से और हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। नहीं होता है इतना। अजय, आप जो जैसे बात हाईलाइट भी कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड वही अपने आप में 80 पॉइंट्स को तो निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। और आप देखें ना तो प्राइवेट बैंक्स भी चल रहे हैं और पीएसयू बैंक्स भी चल रहे हैं। मैं आपको प्रियंका बार बार दोबारा बनता है एक मार्क कराना, एचडीएफसी लिमिटेड भी 2730-35 का लो बना के इस समय 52-53 पे चल रहा है, यानी 25 से 27 रुपए रिकवर किया है। बैंक को लेके आएंगी तो वो एचडीएफसी बैंक का लेके आएंगे सब चार्ट, वो भी करीब 1625-26 का लो बना के 30 रुपए ये रिकवर किया है, यानी कहीं ना कहीं इसमें रिकवरी दिखाई दे रही है। ये मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो मिस कर गए 1350, 1400, 1500 में, उसको तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पोजीशन खेलने के लिए। अगर आप एफएनओ में इस समय फ्यूचर्स मिलेंगे, इवन कॉल लेते हैं आप 1700 की, 1650 की, 1800 की, क्योंकि ये इतने गैप डाउन के बाद फ्रेश शॉर्ट करना उचित नहीं होता है। कुछ लोग इस भाव पे ये दोनों स्टॉक शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इतने बड़े गैप डाउन के बाद। कैसे ट्रेड कैसे अटेम्प्ट करें इसमें? अजय मैं कहूँ, जी हाँ, अजय मैं कहूंगा कि इसमें बिल्कुल जो ट्रेड बनता है वो सिर्फ लॉन्ग का बनता है। अब अगर इसको आप इन्वेस्टर के तौर पे अप्रोच कर रहे हैं तो मैं कहूंगा दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, कि आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट करिए। अगर मान लीजिए इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने मिलती है तो हो सकता है आपको जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ा और नीचे का मिल जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड ले सकें तो मैं कहूंगा कि आज ही आज का जो लो बना है उसको स्टॉप लॉस बना के आप इसमें बाय करें। ये ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से है, जो आज का लो बना है उसको आप स्टॉप लॉस बना के बाय करें। अगर वो ब्रेक करता है, सेलिंग आती है,
तो यहाँ से आप पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। बट अगर रिवाइव करता है तो आपके लिए जो अपसाइड है ये काफी बड़ा है, काफी अच्छा ओपन अप हो चुका है। तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा अग्रेसिव बेट होगा, बट आज का जो लो बना है उसको स्टॉप लॉस बना के आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बैंक और लिमिटेड पे एक क्वेश्चन रहा, लेकिन और दूसरे स्पेसेस में टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है। आप आज भी देखें तो एमआरएफ को देखें, वहां एक अच्छी मूव है। कल ब्रेकआउट पैटर्न थे। अपोलो टायर में भी मूव है। सीएट के नंबर्स आए हैं ऑलरेडी। स्टॉक हालांकि पिछले 7 दिन से चल रहे हैं, उसके बाद भी इनमें मोमेंटम प्ले बना हुआ है। संतोष, क्या अब भी इस पे बेट होंगी? यस, मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रह सकता है, लेकिन इस स्पेस में बालकृष्ण इंडस्ट्री ने अभी इतना परफॉर्म नहीं किया, तो उस पर नजर रखना चाहिए। वो स्टॉक शायद कैचअप कर सकता है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है। स्टॉप लॉस आपको 2100 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर रिकवरी आती तो 2200 का पहला टारगेट रहेगा, और उसको क्रॉस करता तो शायद 2260 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। टायर स्टॉक्स हैं, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर भी नजर रखें, वहां पर भी टायर के साथ ट्रैक्टर स्पेस भी है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एबीबी इंडिया के चार्ट्स को लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 10% चल गया ये स्टॉक, और आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स। कुणाल, आप बताइए, एबीबी इंडिया मजबूती आज भी कायम है? एबीबी की बात करते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 3705, एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। ब्रेकआउट लेवल था 3454, और 3454 के बाद भी स्टॉक में लगातार एक तेजी बनी हुई देखने को मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है उन लोगों के लिए व्यू बनेगा, क्योंकि नई पोजीशन हम यहाँ पे बना के नहीं चल सकते, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। सो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए व्यू है कि पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ऊपर में 4150 तक का पहला लेवल है जो हमें एबीबी दिखा सकता है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 4500 तक के भी लेवल हमें एबीबी में देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू यहाँ से पोजीशन कैरी करके चलने का बन रहा है। पहला टारगेट 4150, वो ब्रेक होते ही 4500 के भी लेवल हमें एबीबी दिखा सकता है। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात ही कर रहे हैं तो एक कैपिटल गुड कंपनी है पीएसयू कैपिटल गुड, वो है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया रिफाइनरी और फर्टिलाइजर कंपनीज को कैपिटल गुड सॉल्यूशंस देती है, और ये काफी दिन, ये देखिए ईआईएल का स्टॉक 10%, इनफैक्ट ये 2-3 दिन से चल रहा है, इससे मोमेंटम आ गया है। लेकिन ये 2-3 दिन से जो मोमेंटम आया है ना, ये काफी दिनों के गैप के बाद आया है। रेटे साहब इसका ये देखिए 3-4 दिन से 20% एक हफ्ते में, लेकिन एक साल का ग्राफ दिखाइए, 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, तो आपको नजर आएगा ये साइडवेज हो गया था, वहां से ये धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ है। थोड़ा लंबी अवधि का ग्राफ अगर आप दिखा सकें। रिकवरी मार्च से ही शुरू हुई और मार्च से अब तक 40% चल गया एक ही महीने में। नीचे में 56 रुपए, उसके बाद ये एक रेंज में रहा, ये 50-60 जो आप बता रही हैं, लेकिन इसके अंदर ये रेंज से ब्रेकआउट पिछले 15-20 दिन में हुआ है। जरा संतोष इसके चार्ट को देख के बताएं, इंजीनियर्स इंडिया। यस, ये स्टॉक हमारे रेडार पे था लास्ट वीक से ही। एक्चुअली इसने अंडर परफॉर्म किया था पीएसयू स्पेस में और पार्टिसिपेट नहीं किया था कैपिटल गुड स्पेस की रैली को, लेकिन अब ये स्टॉक इस हफ्ते इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 21% ऑलरेडी रैली कर चुका है, बट मुझे लगता है कि ये इसकी जस्ट शुरुआत है। अगर एज ए ट्रेडर आप देख रहे हो तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा व्यू रख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये रैली मुझे एटलीस्ट 125 रुपए तक की दिख रही है, वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा और लंबा व्यू रखे तो शायद हमको इसमें और हाई लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चले, जो 90 का इसने ब्रेकआउट दिया, अब वो आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो 90 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर में 125 का पहला टारगेट मुझे नजर आता है। ठीक है, एक बार टायर स्टॉक्स में खास तौर पे सीएट पे नजर डालना जरूरी है। कल अच्छे नंबर आए, लेकिन अभी ये मैनेजमेंट आपको सुनवाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर्स को तो रिवॉर्ड कर ही रहा है। लेकिन यहाँ इटीना स्वदेश में हमने 2-3 दिन पहले ही निकुंज से चर्चा में आपको बताया था कि सारे टायर स्टॉक्स में सीएट इन पर्टिकुलर की तरफ आप नजर बना के रखिए। और ये देखिए रिजल्ट के बावजूद फॉलो अप बाइंग, जब भी कंपनी के स्टॉक में रिजल्ट के बाद भी फॉलो अप बाइंग आए तो वो मजबूती का साइन होता है, जो आपको निकुंज ने अपनी बातचीत में अभी 2 दिन पहले बताया था। 1700 रुपए के वो पार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज डिस्कस करते हैं। सांगी इंडस्ट्रीज आज सर्किट पे लगा हुआ है, स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक है सांगी इंडस्ट्रीज, और हम यहाँ इस स्टॉक को काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, 6 महीने से। ये बाजार का ऐसा मानना है कि ये एक आइडियल टेक ओवर कैंडिडेट है, और अगर आप सीमेंट स्पेस में को ठीक से ट्रैक करते हैं और आप अखबार पढ़ते हैं ठीक से, तो आपको 3-4 दिन से कई रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई दी है, नए नए नाम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नए नए नाम आ रहे हैं जो ये जता रहे हैं कि शायद इसके चारों तरफ एक बायर घूम रहा है,
स्टॉक सर्किट पे है। तो यानी आप अजय कह रहे हैं जो एक बार के लिए मिड कैप सीमेंट कंपनीज पे वो जो एक बड़ी बस थी टेक ओवर की और एक्विजिशंस की, वो वाली फिर से स्ट्रीम फिर से वो हट गई थी, बट सब पे नहीं आई है। इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो आई थी कि सारे स्मॉल कैप मिड कैप बिक जाएंगे। सांगी तो इनफैक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का है सांगी, एक समय वो था। लेकिन ये मैं इस बार जो है ना सब में नहीं हो रही, सिर्फ इस पे खबरें आ रही हैं इन पर्टिकुलर। तो ये चार्ट एक बार इससे मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट पे आपका क्या व्यू है निमेश? स्पेशली सांगी पे आपने देखा है? सांगी सॉरी मैं सांगी ट्रेड नहीं करता। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए केके मिस्त्री जी शानदार रिजल्ट के बाद बात करते हुए नजर आएंगे यहाँ 9:40 पे। हम उनसे पूछेंगे कि ये ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा क्या। स्टॉक आज थोड़ा सा प्रेशर में। एक बार वापस से रिविजिट करें एचडीएफसी बैंक, क्या वो अपने ओपनिंग लोज को वापस से टेस्ट कर रहा है या वहीं बना हुआ है गैप डाउन के बाद, फ्रेश सेलिंग नहीं आ रही है या रिकवर कर रहा है? एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी 25-30 रुपए की, एक बाउंस खेली ओपनिंग लोज से, लेकिन अब ये फ्लैट हो गए। देखना होगा रेस्ट ऑफ द डे में क्या होता है। लेकिन इस बीच रिलायंस में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। रिलायंस एटलीस्ट पॉजिटिव आया, हरे निशान में तो ट्रेड कर रहा है। हाँ, खबर भी है, करेक्ट। तो रिलायंस पे क्या ट्रेड बनता है एक बार देखिए, डेज़ाई पे आ गया। हाँ, और खबर यह है कि उनके जियो फाइनेंशियल्स को सारे शेयर होल्डर्स ने, क्रेडिटर्स ने, यानी सारे स्टेक होल्डर्स ने कल मंजूरी दे दी। राइट, तो रिलायंस पे एक बार के लिए ट्रेड लेंगे क्या आप कुणाल? वेल रिलायंस की बात करें, जिस हिसाब से अभी मोमेंटम देखने को मिली है स्टॉक में, व्यू पॉजिटिव साइड का ही है और मेरा जो व्यू रहेगा ट्रेड लेके जाने का ही रहेगा। ऊपर के लेवल की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पर 2465 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है और लाइकली चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक ब्रेक कर सकता है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो ऊपर में टारगेट हमें 2500 का देखने को मिलेगा और वो जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 2580 तक के भी टारगेट हमें रिलायंस दिखा सकता है। तो रिलायंस प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलना चाहिए। नीचे में हमें जो एसएल आ रहा है वो नीचे एसएल आ रहा है 2415 का, तो 2415 के एसएल के साथ रिलायंस में प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलना चाहिए। जिसको अलग से लिस्ट कराने की बात जो चली है, इसका एक इम्पैक्ट है और हम देख रहे हैं रिलायंस पर एक मूव आता हुआ। लेकिन बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमने बात की थी एलएनटी की। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट एलएनटी पर ही सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय तो है, लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ऑर्डर बुक हम लगातार देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर एलएनटी का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है और साथ ही अगर आप देखें तो इनके अक्रॉस सेगमेंट्स मिडिल ईस्ट देशों में भी कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते स्टॉक में फंडामेंटली काफी हद तक पॉजिटिविटी बढ़ी है। आपकी राय एलएनटी पर क्या होगी? देखिए, अभी कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर अगर देखें तो एक बुलिश आउटलुक है। जैसे जैसे पर्टिकुलर इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमी एक्सपांशन हो रही है और ग्रोथ जो है वो भी दिख रहा है। अगर 2023 की बात करें तो 0 पॉसिबिलिटी है कि जहां पर रिसेशन आ सकता है, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये माहौल के अंदर और जिस लिहाज से हम लोग बजट के अंदर एक देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, तो बट ऑब्वियसली ऑर्डर बुक स्ट्रांग होना एक नेचुरल बात है, पर्टिकुलरली एलएनटी जैसी कंपनी के लिए। व्यू मेरा बुलिश है, आगे भी हम लोग ने कई बार डिस्कशन किया है और मेरा भी बुलिश ही रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी एलएनटी के अंदर काफी स्ट्रेंथ है और आगे जाने दिनों में लग रहा है कि 2650 से 2700 का टारगेट प्राइस हम लोग एलएनटी के अंदर देख रहे हैं। तो यहीं से भी अगर कोई भी डीप मिलता है, जैसे आज एचडीएफसी बैंक के अंदर मिला, मुझे लग रहा है कि बाइंग करके ही चलना चाहिए। 2750 का टारगेट प्राइस एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एलएनटी के अंदर देख सकते हैं। ऑलराइट, संतोष, क्या ओएनजीसी में जो अब तक शॉर्ट्स के ट्रेड बन रहे थे, आज थोड़ा सा रिकवरी प्ले दिख रहा है? बाउंस बैक के लिए क्या एक बार के लिए ट्रेडिंग गेन्स के लिए लेंगे आप ओएनजीसी? ओएनजीसी की बात करें तो मेरा भी इस पे पॉजिटिव ही है। स्टॉक एक अपस्लोपिंग चैनल में चल रहा है, लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। कल क्रूड की गिरावट की वजह से इसमें एक पुलबैक आया था, लेकिन वो पुलबैक एग्जैक्ट इसके 20 डे मूविंग एवरेज पे अरेस्ट होते हुए नजर आया और आज फिर से इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 159 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। ऊपर में मुझे लगता है जैसे 165 क्रॉस करेगा, इसमें हमको 170-175 तक के अपसाइड देखने को मिल सकती है। और मेरी नजर आज थोड़ा सा रियल एस्टेट पर है। एचडीएफसी के जो रिजल्ट्स आए उसके कमेंट्री के बाद एचडीएफसी भले ही किसी वजह से गिरा हुआ, लेकिन उसकी वजह से आज रियल एस्टेट स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए, वहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात तो सही है। ओबेरॉय, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, सारे स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स
मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेके आई है, धमाकेदार रिजल्ट था, कमेंट्री भी अच्छी थी, लेकिन रिजल्ट के बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया। इनफैक्ट वही नहीं, ये 950 तक गया, अभी नीचे 800 से चला, 920-30 तक गया, ये देखिए, हाँ 930 तक गया, वहाँ से रिकवर, वहाँ से वापस नीचे की तरफ चला गया। इसको भी एक बार चेक करके बताएंगे मैक्रोटेक किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, संतोष? यस, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में अटका हुआ 880 के नीचे अभी जा नहीं रहा, और ऊपर देखा जाए तो 960 के ऊपर नहीं जा रहा, तो अभी रेंज में अटका हुआ। लेकिन अगर लोअर रेंज के पास है, जैसे 880 के पास, तो आप 880 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में अगर ये 960 तो 980 का एरिया क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो हमको फिर शायद 1080-1100 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, रिलायंस से स्पीच आप देखें तो पीछे कुछ मिनटों में जो तेजी बढ़ी है उसमें रिलायंस जैसे स्टॉक्स में आई है, कंजम्पशन के कुछ स्टॉक्स हैं, टाइटन जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिखती हुई दिख रही है, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में मूव दिखी है, एलएनटी तो स्ट्रांग है, इंस्पेक्ट टॉप गेनर आपको एलएनटी दिख रहा है इंडेक्स पर आप बात करें तो, और प्राइवेट बैंक्स में मूव है, एचडीएफसी से ही थोड़ा सा रिस्पाइट आए तो शायद इंडेक्स पर भी आपको रिस्पाइट दिखे, लेकिन एट द सेम टाइम सीमेंट काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स यहाँ पर क्योंकि ये नंबर से पहले भी काफी चला था, नंबर के बाद एक दिन इमीडिएट रिएक्शन था, उसके बाद से तो तब से चल ही रहा है कुछ। क्या सीमेंट काउंटर में अल्ट्राटेक सीमेंट या फॉर दैट मैटर ग्रासिम भी आज चल रहा है, अच्छा यहाँ पर कहीं नजर होगी? ये अल्ट्राटेक का स्ट्रक्चर एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने एक अच्छी खासी उसमें करेक्शन आते हुए देखी थी, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के पास जो सपोर्ट लेके एक रिवाइवल अटेम्प्ट किया है। ये स्लो स्टेडी ग्रेजुअल है, लेकिन काफी एनकरेजिंग है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है करंटली, लेकिन जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इसको टेकआउट कर जाएगा। इनफैक्ट आज का इंट्राडे हाई जो अब तक बना है वो उस लेवल के ऊपर का ही है। सो अल्ट्राटेक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो देखिए पॉजिटिव ही है, एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दैट 50 डे मूविंग एवरेज के करीब इसने इन द रिसेंट पास्ट सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। सो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। 75-20 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये 7620 का है, और जो दूसरा टारगेट है ये 7680 के आसपास का है। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। एक डिप, एक करेक्शन के बाद स्टॉक रिवाइव कर रहा है, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ से काफी फेवरेबल हो गया है। अभी रिसर्च टीम ये बता रही है कि इंजीनियर्स इंडिया अपने स्पेस का एक तो चीपेस्ट स्टॉक है, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट कैपेक्स में इंजीनियर्स इंडिया को प्रायोरिटी मिलती है, तो यानी कारोबार की विजिबिलिटी ज़्यादा है, स्टॉक चीप है। जब एबीबी सीमेंस 40-50 टाइम पे पहुंच गए, ये स्टॉक जो है अभी भी रिलेटिवली 15-20 के पी के नीचे है, तो ऐसे में लोगों को ये बात रियलाइज हो गई है। और अब चले हुए मार्केट में 16,800 से जो 18,200-300 आया, लोग थोड़े रिलेटिवली चीप स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं। हर चीज पे आप चढ़ नहीं सकते, इसलिए वहां पे रीरेटिंग टाइप का मूव आपको 10% का नजर आ रहा है। वैसे भी आप देखें ना आज पीएसयू स्पेसेस में काफी मूव है, और पीएसयू स्पेस में अब सब सेक्टर्स या सब पॉकेट्स देखिए पीएसयू में ठीक ठाक टाइम करेक्शन भी हो गया। अगर आप देखें पीएसयू बैंक चले गए थे, आपको याद है निकुंज ने पीएसयू बैंक का पीक पकड़ा था, 3-4-6 महीने हो गए। अब जो अच्छे पीएसयू बैंक्स हैं जिनके वैल्यूएशन करेक्ट हो चुके हैं और जहां पे अर्निंग्स की ग्रोथ आ रही है, वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया। ये देखिए बीओबी आपको 190 फिर मिल रहा है, 6 महीने का ग्राफ दिखाई, ये देखिए 90 रुपए बैंक ऑफ इंडिया, नीचे में बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का 6 महीने का ग्राफ दिखाई डॉक्टर साहब, 6 महीने का बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या पॉइंट कह रहा हूं मैं, 190-95 पे टॉप हुआ, 150 रुपए तक गया ये, तो इसने 3-4 महीने का टाइम करेक्शन कर लिया, करेक्ट। अब ये वापस सेकंड जर्नी शुरू कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वहां से अब ये पुराने टॉप को निकालेगा, अगर जो 5 रुपए दूर रह गया, उसके बाद नई ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको और ईआईएल पे जो आप एक बात बता रहे थे जिसकी वजह से तेज काफी अच्छी मूव में है, कुछ काउंटर्स कैपिटल गुड्स के लगातार अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, एबीबी जैसे, एलएनटी जैसे, बट अगर किसी ने मिस कर दिया और इनमें बाइंग करना संतोष, तो अब एंट्री लेवल्स के लिए कहाँ मौके ढूंढे? एबीबी पर क्या व्यू बनेगा? काफी लगातार स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन और कोई मेजर करेक्शन नहीं आता, लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको तो बने रहना चाहिए, और जिसका थोड़ा सा लंबा व्यू है तो वो तो करंट लेवल पे भी चेस कर सकता है। और अगर किसी को एज ए ट्रेडिंग बेट लेना है और डिप की अपॉर्चुनिटी देखना है, तो एबीबी में अगर कोई डिप मिलता है तो 3440 के आसपास जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वहाँ डिप मिलता है, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। सुबह आज आपने एलएनटी कवर किया था ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट में, वो स्टॉक ब्रेकआउट कंसोलिडेट करके फिर से चलने की तैयारी में, तो वहां पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो उस पर नजर रख सकते हैं।
थर्मेक्स जैसे काउंटर में भी अभी और मोमेंटम आना बाकी है, तो उस पर भी नजर रखना चाहिए। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छोटा ही बन रहा है आपका 2250 का। ऊपर में जैसे ही आपका 2400 का लेवल निकालेगा, हमको 2650 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हुई थर्मैक्स की बात। लेकिन HDFC बैंक चर्चा में है अपने रिजल्ट्स के और अपनी कमेंट्री के चलते। हमारे पैनलिस्ट भी कई बार उसका जिक्र करते हुए नजर आए। तो ये तो एक तो फ्लो रिलेटेड मूवमेंट जो भी आ रहा हो HDFC बैंक में, HDFC में, लेकिन हम बात करते हैं अब रिजल्ट कैसा था और आगे आने वाले क्वार्टर्स में विजिबिलिटी क्या हो रही है। हमारे साथ HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री अब जुड़ गए हैं बात करने के लिए। के बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ग्रोथ की, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा एक तरह से सुपरसीड कर दिया। काफ़ी ज़्यादा आपने अच्छा इस बार प्रदर्शन दिया। क्या ये कहना सही होगा कि अपने जो एसेट्स हैं रीप्राइसिंग की वजह से काफ़ी हद तक ये ग्रोथ आपको नज़र आ रही है? और आगे आने वाले महीनों में अगर आप ये बता सकें कितना पोर्टफोलियो आपका रीप्राइस हो चुका है? देखिए, हमारा जो लायबिलिटीज है, जो what borrowings we have, bank borrowings, market borrowings, these are all linked to external benchmark. तो जब भी RBI की रेट इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स गो अप एंड देयरफॉर आवर कॉस्ट आल्सो गोस अप। साइमल्टेनियसली हम लोग लेंडिंग रेट्स भी बढ़ाते हैं, हमारी जो प्राइम लेंडिंग रेट है वो भी हम बढ़ाते हैं। बट द अग्रीमेंट जो हमारी कस्टमर्स के साथ है उसके हिसाब से द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द prime lending rate will take into effect every 3 months from the date you taken the loan. तो अगर आपने जनवरी में लोन ली हुई है तो आपकी रेट जनवरी में बढ़ेगी, अप्रैल में बढ़ेगी, जुलाई में बढ़ेगी। सिमिलरली फरवरी में अगर आपने लोन ली है तो रेट विल गो अप इन फरवरी, मई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लायबिलिटीज की इमीडिएट इंपैक्ट आ जाती है। लेंडिंग रेट्स की इंपैक्ट कम ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months विद एन एवरेज ऑफ अबाउट 1.5 months। तो अगर बहुत रेट हाइक्स हो गई एक क्वार्टर के अंदर तो यू विल सी दैट देयर इज अ ट्रांसमिशन गैप, और दिस इज व्हाट हैपेंड। सो अभी ये क्वार्टर के अंदर व्हाट वी सॉ वाज दैट व्हाटएवर इंक्रीजेस दैट हैपेंड इन द अर्लियर क्वार्टर्स, जिसकी हमने प्राइम लेंडिंग रेट जो बढ़ाई हुई थी उसकी फुल बेनिफिट हमें ये क्वार्टर में मिल गई। इसके लिए ये क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सब अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हमारी हमेशा गाइडेंस है 3.3 to 3.5। ये क्वार्टर में हमारी ये साल में हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6 थी और ये क्वार्टर में 3.7 थी। राइट, ऑलराइट मिस्टर मिस्ट्री, एक और चीज़ समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि आपके निम्स जो थे, जो आपकी गाइडेंस रेंज थी वो लगभग 3 से 3.3 से 3.5% के बीच थी, और आपके निम्स जो रिपोर्ट हुए इस क्वार्टर के वो लगभग 3.7% रहे हैं, जो आपकी गाइडेंस से भी ऊपर है। प्राइसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो को देखें तो आप किस तरह से निम्स की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं पूरे FY24 के लिए? क्योंकि हमारी जो गाइडेंस है तो हमेशा वही रहेगी कि 3.3 to 3.5, 3.6 ना, अभी जो 3.7 अगर ये क्वार्टर में हो गई है, unless there are further rate hikes that happen which would not, I would say 3.3 to 3.7 should be a medium to long term guidance. क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 बैक टू बैक क्वार्टर्स जहां आपने 20% से ज़्यादा ग्रोथ अपने एसेट्स में दिखाई है। अगर हम अब यहाँ से ग्रोथ की बात करें, क्या आपको लगता है तीसरे और चौथे क्वार्टर में थोड़ी सॉफ्ट हो गई, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ की, पूरे साल की बात करें तो? पहले तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। जब बैंक में जो मर्जर कंप्लीट होगा तो then the full distribution machinery of the bank, the full 7,000 plus branches of the bank over a period of time will start distributing loans. अगर आप बैंक की कस्टमर्स की penetration if you see, खाली 2%, roughly about 2% of the customers of a bank have a loan from HDFC. तो and about 5% have loans from other banks. तो आप देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है वो 5% जिन्होंने अदर बैंक से लोन ली हुई है to get them to make them take the loan from HDFC, and to the 93% जिन्होंने लोन ली ही नहीं है, who have not taken a loan at all. So I would say that the growth opportunity for the housing finance business in the mortgage in a banking structure will be very strong. देखिए ऐसा था कि अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करने को जाए तो इट बिकम्स
it becomes there are a lot of misnomers that happen. Abhi first quarter of last year, which is April, May of 2021 was impacted by the second wave of COVID. तो जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड के लिए डिमांड कम हो गई थी, डिस्बर्समेंट्स कम हो गया था, तो आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सडनली द नंबर लुक्स वेरी स्ट्रांग. So you should average this over a period of 12 months, and in that sense the AUM growth for individual loans was 17%. बिल्कुल मिस्टर मिस्त्री, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नंबर्स और साथ ही बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजीज को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए. खास तौर से लोन ग्रोथ सिनेरियोज जो बढ़ते हुए दिखे, कंपनी को इन सिनेरियोज ने मदद किया और इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी. लेकिन आइए कुछ और स्पेसेस पर फोकस करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में पूरे हफ्ते म्यूटेड एक्शन दिखा और उसके बाद आज स्पेस जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. इनफैक्ट अच्छी खासी मजबूती हम देख रहे हैं DLF, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सुभा लिमिटेड जैसे चार्ट्स में. संतोष, आप बताइए, रियल एस्टेट पैक में बड़ी दिग्गज कंपनियां, छोटी मझोली कंपनियों में भी कलेक्शन फिगर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन ये वही सेक्टर है जो कि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर था, फिर उसके बाद एक हफ्ते का म्यूटेड एक्शन और अगेन यहाँ से अब अपसाइड नजर आ रही है. यस, रियल एस्टेट सेक्टर में एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है. तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, दूसरे स्टॉक्स में इतना मोमेंटम कैचअप नहीं कर पाए थे, बट मुझे लगता है दूसरे स्टॉक्स भी मोमेंटम कैचअप करते नजर आ रहे हैं. बट DLF पर ही नज़र रखना चाहिए. ये स्टॉक शायद मुझे लगता है एक ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है. ये स्टॉक में इमीडिएटली मुझे जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 450 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 420 का. इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे भी नज़र रखना चाहिए. ये स्टॉक भी एक लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, कल के सेशन में 525 का लेवल निकाला है, तो ये अब मूव एक्सटेंड हो सकता है 575 रुपये के आसपास. आपका स्टॉप लॉस रहेगा 520 रुपये का. तो DLF में बात हुई, बट इफ आई रिमेंबर संतोष, शायद कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले या कुछ हफ्तों पहले आपने हमें इंडिकेट करवाया था कि PSE इंडेक्स पूरा ही ब्रेकआउट दिखा रहा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कितने सेशंस पुरानी बात थी, और क्या PSE इंडेक्स का मतलब कौन कौन सी बड़ी पॉकेट्स होंगी जिनमें मूव होगी ये भी पॉसिबल आगे? यस, हमने कहीं 20 अप्रैल के आसपास डिस्कस किया था कि जो निफ्टी PSE इंडेक्स है करीबन अपने 14-15 साल के वनवास से बाहर आ रहा है, कि उसने 2008 का जो हाई था वो क्रॉस करने को तैयार है. और हमने देखा पिछले 15 दिनों में आप देखो तो सारे PSU स्टॉक्स, रेलवे, फर्टिलाइजर, डिफेंस, वहाँ एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है. और मुझे लगता है ये साल शायद FY24 कैन बिलोंग्स टू PSU स्टॉक्स, बिकॉज जो कैपेक्स साइकिल का मेजर बेनिफिशियरी ये PSU स्टॉक्स ही है. तो जो टॉप 3 के साथ रहना चाहता है, लाइक पावर ग्रिड, BEL, HL जैसी कंपनी, वो डिफेंस थोड़ा सा सेफर बेड है और थोड़ा सा जो एग्रेसिव जाना चाहता है, तो रेलवे स्टॉक्स तो ऑलरेडी रैली कर चुके हैं. दूसरे स्टॉक्स लाइक इंजीनियर्स इंडिया, NBCC जैसे स्टॉक्स भी आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकते हैं. वी मस्ट गिव इट टू यू, आपने ये इंडिकेट किया था, और PSE स्पेस में सारे पॉकेट्स में आप देखें तो मूव है, चाहे वो रेलवे हो, और अब आप NBCC पर नजर डाले हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, इंफ्रा हो, बैंक्स तो खैर चले ही हैं, इन सब स्पेसेस में मूव तो बनी है. ठीक है, अब कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं. आज IEX पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट पिक दिख रहा है. कुछ क्या IEX में ट्रेडिंग गेन्स के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए? जैसे कि IEX में एक फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है. स्टॉक 157, 158 के जो इसके जोन्स थे, जिसको पिछले 1 से 1.5 महीने से ये नहीं क्रॉस कर पाया था, आज उसमें उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली सस्टेन भी कर रहा है. मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप जो है ये भी पॉजिटिव है. तो मेरे हिसाब से अब इसी को जो सपोर्ट, जो इसका रेजिस्टेंस जोन था 158 का, इसी को आप स्टॉप लॉस बना दें तो 158 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं. पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 163 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट जो है 166 का. तो ब्रेकआउट आया है, सस्टेन कर रहा है. इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप IEX में एक लॉन्ग पोजीशन लेके चले विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. लॉसेस मेंटेन करें, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से खरीदारी के मौके. लेकिन हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर नजर डालते हैं, और ब्लू स्टार के अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देखा. हालांकि नंबर्स अच्छे हैं, सीजनलिटी फैक्टर है और अपने सेगमेंट की अच्छी खासी वन ऑफ द लीडर्स कंपनी मानी जाती है. लेकिन इन्हीं के साथ इनके पेयर में IFB इंडस्ट्रीज भी है. इस स्टॉक को देखें, 5% की तेजी, मजबूती के साथ ट्रेड. यहाँ पर कुणाल एक बार टेक्निकल चार्ट चेक करें, ब्लू स्टार और IFB इंडस्ट्रीज के लिए तो तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है जो कि प्ले आउट करता है. 6% अप मूव्स इस वक्त. सबसे पहले IFB की बात कर लेते हैं. नो डाउट 6% अप मोमेंटम अभी स्टॉक दिखा सकता है.
ना जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का फिलहाल बन रहा है। ओके, अगर आप डेली चार्ट की बात करो तो लगातार स्टॉक ऊपर में 910 का एक रेजिस्टेंस फेस करने का नीचे आ रहा था, लेकिन आज की जो मोमेंटम है वो मोमेंटम के बेस पे ये लग रहा है कि 910 का लेवल भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है और उसके बेस पे 1000 तक के भी लेवल स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलना चाहिए। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वो 822 का रहेगा, विच इज अ परफेक्ट एसएल। ऊपर के टारगेट की बात करें तो इमीडिएट लेवल का टारगेट होगा 910 एंड वो जैसे ब्रेक होता है आपका दूसरा टारगेट आएगा 1000 का। एंड सामने अगर मैं ब्लू स्टार की बात करूं, जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी एक नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है 1450। नाउ अगर कोई भी करेक्शन आता है अप टू द लेवल ऑफ 1422, 1422, 1402 कोई भी करेक्शन आता है तो वहां पे स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलना चाहिए विद द एसएल ऑफ 1350, उससे पहले नहीं। तो 1420 के पास आता है तो बाई कीजिए 1350 के एसएल के साथ। तो यहाँ पर मजबूती नजर आ सकती है और ब्लू स्टार के साथ साथ IFB इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी है जो कि रेडार पर। ज्योति लैबोरेटरीज के चार्ट्स पर एक बार राय दीजिए कुछ। शाम करंट लेवल्स पर देख रहे हैं करीब 3% की तेजी, अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें, स्टॉक में कुछ खास मजबूती नजर नहीं आई थी, लेकिन ये वन साइड अप मूव आज के जो नजर आ रहे हैं, इस पर राय क्या होगी? काफी एनकरेजिंग है, आपने बिल्कुल सही बताया। काफी समय से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और रिसेंट पास्ट में हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। आज हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। 197 198 के जो रेजिस्टेंस जोन्स थे उसको इसने क्रॉस किया, उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप इसका भी पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि एक छोटा सा कैविएट ये रहेगा कि 210 के जो जोन्स हैं इसके आसपास एक सप्लाई जोन है, तो आप फ्रेश एंट्री लें और स्टॉक ये 210 के करीब आपको जाता हुआ दिखे तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो 210 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं। 196 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, बट जैसा मैंने बताया बिकॉज देयर इज अ सप्लाई जोन, देयर इज अ कंजेशन, अगर 210 के आसपास आपको ये जाता हुआ दिखता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना विल बी अ गुड आइडिया। स्पोर्ट्स काफी दिनों के बाद थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, इसमें भी एक टाइम करेक्शन हुआ, क्या ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है? 400 रुपए के पास आ गया है, 392 के आसपास। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक महीने का ग्राफ दिखाइए रेटे साहब। ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा कुणाल के साथ। कुणाल, गोकुलदास एक फंडरेजिंग, एक इनफैक्ट इनके प्रमोटर ने माल बेचा था बाजार में, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। अभी अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे घूम के शुरू हो गया है 400 की तरफ अपनी जर्नी। क्या टारगेट लेंगे इस पे? वेल अगर गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करेंगे 392 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का व्यू बन रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक ने एक साइडवेज मोमेंटम का यानी कि रेंज बाउंड मोमेंटम का ब्रेकआउट दिया है एंड जिस हिसाब से अभी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टारगेट जो मिनिमम आ रहा है वो 416 का है। 416 ब्रेक होते ही 430 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नाउ मेन क्वेश्चन ये आएगा कि रीजनल लेवल से बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरी राय रहेगी कि नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक इतना फेवरेबल नहीं रहेगा फॉर फ्रेश बाय। बट जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए है कि वेट कीजिए, 416 430 तक के टारगेट हमें गोकुलदास एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बीचेल में आज बीचेल में इतनी प्रॉफिट बुकिंग का ऐसा रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल? क्योंकि हालांकि मूव अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव्स इसमें रही हैं और आज आप देखें तो 5-5 5.5% की बात हो रही है। एक बात ये भी हो रही है कि शायद पावर पॉलिसी में इंडिया ड्राफ्ट पावर पॉलिसी में शायद कोई अमेंडमेंट्स कर सकती है और जिसके चलते इस पर और लेकर आएंगे। मुझे जानकारी नहीं क्या है वो। हाँ, ये मैं भी पढ़ी रही हूँ इसे कि क्या रीजन है कि जितने भी न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होंगे उनमें शायद कोई एक क्लॉज को चेंज किया जा सकता है और ये मेजरली फ्लाइट क्लाइमेट चेंज के लिए होगा। इस पर थोड़ी और रिसर्च लेकर आते हैं कि बीएचईएल में आज क्या रीजन है कि आप देख रहे हैं 6% की गिरावट, स्टॉक अच्छा खासा मूव में आप ट्रेंड में। और ये हम कल भी बात कर रहे थे कि 84 80 आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स में से शायद कुछ ने बोला था 83 84 के पास इसका जोन है, या कुणाल मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल की रेजिस्टेंस होता है। लेकिन आज ये जो एक मूव है इसे थोड़ा और डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन में 5% के करीब चल चुका है। बीएचईएल पर इस वक्त क्या शॉर्ट पोजीशन फर्दर और दबाव दिख सकता है क्या? कुछ कैसे देख रहे हैं आप एफएनओ में? जी हाँ प्रियंका, देखिए वेरी गुड चांस कि इसमें और शॉर्टिंग जो है ये एग्जैजरेट हो सकती है, क्योंकि जिस जिस मैग्नीट्यूड के साथ हम ये फॉल आते हुए देख रहे हैं देयर इज अ वेरी गुड चांस। और इसका जो एक सपोर्ट जोन है करीब 83 84 का, जो आपने सही बताया पहले एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पे एक्ट करता था, उसको भी ब्रेक करके आज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो थोड़ा सा और ये जो डाउनफॉल है ये एक्सटेंड हो सकता है। अब देखिए टेक्निकली इसका एक रीजन स्लाइड होने का ये भी है कि ये ओवर हीटिंग के करीब चला गया था, RSI इसका करीब 80 के पास चला गया था 2 दिन पहले, जहां से कल और आज के बीच में जहां से हमने इसमें एक स्लाइड आते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक्सिस्टिंग हो तो आप बिल्कुल 83 के स्टॉप लॉस से राइड करें, फ्रेश लेना चाहें तभी 83 के स्टॉप लॉस के साथ ही राइड करें। आपका जो टारगेट है ये 78 और 76 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। टारगेट 78 उसके बाद 76 तक के नजर आ सकते हैं। BHEL में डाउनसाइड यहाँ पर इस वक्त खुलती हुई कमजोरी हावी हो रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे। पाइपर से रखा के आप है अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बाजार पर फंडामेंटल आउटलुक की जाएंगे। आप बने रहें।